उसकी ब्राउजर कंट्रोल की चैप्टर देख ले। अच्छा जी, हमने भाई एक चीज देखी थी कि अगर हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर अगर मल्टीपल पेजेस जैसे कि भाई इंडेक्स और एचटीएमएल है, इसको मैं अगर कह दूं क्या भाई होम पेज, और अगर मैं यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करूं भाई किस नाम से अबाउट डॉट एचटीएमएल के नाम से, और ये वाला पेज बन गया मेरे पास कौन सा भाई अबाउट पेज। अब सपोज कि भाई मुझे अपने होम पेज से कहाँ जाना है भाई अबाउट वाले पेज पे जाना है, लेकिन मैं भाई यहाँ पे एचटीएमएल का यूज नहीं करूंगा। मतलब अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो भाई अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे, एंकर टैग यूज करते थे। भाई आपस में थोड़ी डिस्कशन बंद कर दे, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन ले। तो भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए अभी तक हम लोगों ने जो भाई पढ़ा और जो करा है वो क्या भाई एंकर टैग करा है हम लोगों ने। क्या भाई एंकर टैग से यूज करें, एचटीएमएल के अंदर अपना पेज का पाथ दें, वो वहां पे आपको नेविगेट करवा देगा। अब ये नए मसले आ गए भाई यहाँ पे। अच्छा है, लेकिन भाई हमें यहाँ पे एचटीएमएल का यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक पेज से दूसरे पेज पे तो जाऊँ, लेकिन किसकी मदद से जाऊँ, मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से जाऊँ। मतलब मेरे पास यहाँ पे भाई एक बटन होगा किस नाम से भाई अबाउट के नाम से, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो भाई मैं होम पेज से कहाँ चला जाऊँ अबाउट वाले पेज पे चला जाऊँ। तो मैंने सिंपली क्या करा भाई बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक लगाया और मैंने लगा दिया भाई क्या चेंज पेज। सिंपली जावास्क्रिप्ट में जाके मैंने क्या करा भाई एक फंक्शन क्रिएट करा, और इस फंक्शन में मैंने क्या करा विंडो। तो विंडो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं कंसोल करवाऊं भाई इसको विंडो को, तो भाई विंडो बेसिकली हमारे पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जब मैं कंसोल करवा रहा हूं भाई इसको विंडो को, और मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास हमारा फंक्शन चला भाई, चल गया भाई फंक्शन। तो भाई जब फंक्शन हमारा चला तो क्लास में क्या मिला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला। तो भाई जावास्क्रिप्ट में जो बेसिकली विंडो का हमारा कीवर्ड होता है ये कहलाता है हमारे पास क्या एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्या होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो क्या है, तो भाई विंडो का मतलब होता है हमेशा कि हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हर एक चीज जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो किसका हिस्सा है भाई, इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। मतलब कि भाई आप लोगों ने जो सबसे पहली क्लास के अंदर अलर्ट पढ़ा ना, ये अलर्ट भी हमारे पास एक मेथड है किसका जावास्क्रिप्ट का। तो भाई ये भी हमको कहां से मिलता है, विंडो से मिलता है। मतलब अलर्ट सिर्फ अलर्ट नहीं है भाई, आप जब आगे चेक करो विंडो के ऑब्जेक्ट को अगर एक्सपेंड करो तो आपको पहला मेथड ही कौन सा मिलता है यहाँ पे अलर्ट। तो भाई आप लोगों ने जितनी चीजें भी पढ़ी जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब वो अलर्ट हो वो प्रॉम्प्ट हो जितनी भी चीजें हो, वो तमाम चीजें किसका हिस्सा है भाई, विंडो के ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। तो विंडो बेसिकली हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट में क्या है भाई एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। मतलब तमाम चीजें हमारे पास इस विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो भाई जब हम लोग यहाँ पे सर अलर्ट लिखते हैं तो हम तो विंडो नहीं लिखते हैं, तो भाई काम कैसे करता है ये, क्योंकि सर हमने तो ये पढ़ा है कि भाई जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ऐसा ही है, आपको किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करना है एक्सेस करना है, तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना होगा भाई उस ऑब्जेक्ट के नाम को लिखना होगा, और क्या करना होगा फिर डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी को या उस मेथड को आपको एक्सेस करना होगा। हमने यही पढ़ा है ना भाई, ये नहीं पढ़ा ये, मैंने तो यही पढ़ा है भाई, मैंने आपको ये पढ़ा है। तो सर अलर्ट जब हमारे पास विंडो का ऑब्जेक्ट है, मतलब विंडो के अंदर का भी एक मेथड है, मतलब अलर्ट हमारे पास क्या है कुछ इस तरीके से ना कि भाई विंडो क्या है हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, और अलर्ट क्या है उस ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा है। तो सर जब आपको अलर्ट को एक्सेस करना है तो आपको हमेशा क्या लिखना होगा विंडो डॉट अलर्ट। लेकिन हम तो ये नहीं करते, हम क्या करते सिर्फ हम तो सिर्फ अलर्ट लिखते हैं और हमारे पास ये काम भी परफेक्टली करता है। तो भाई बेसिकली सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना, इसको लिखना लाजमी नहीं है। मतलब हम सिर्फ अगर यहाँ पे अलर्ट भी लिख देना तो जावास्क्रिप्ट खुद से क्या करेगा भाई, इससे पहले क्या लगा देगा विंडो लगा देगा। तो विंडो लगाना लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास क्या ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब हर एक चीज से भाई पहले क्या लगता है लाजमी विंडो लगता है। तो विंडो आप लगाओ ना लगाओ बात क्या है एक ही है। तो भाई सिंपली मैंने क्या करा, अपने फंक्शन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना नहीं क्लास, तो भाई मैंने कंसोल करवाया किसको, विंडो डॉट लोकेशन।
मतलब मैंने अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट से एक प्रॉपर्टी निकाली, किस नाम से? लोकेशन के नाम की। लोकेशन क्या करेगा भाई? जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक करा, इसने मुझे क्या दिया है? एक और ऑब्जेक्ट दे दिया है। मतलब विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, किस नाम से? लोकेशन के नाम से। और लोकेशन में हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ये लोकेशन बेसिकली भाई हमारे ब्राउजर की हिस्ट्री में बताएगा, मतलब हमारे ब्राउजर के बारे में बताएगा भाई ये कि आप किस पेज पे खड़े हो। खास तौर पर भाई आपका ये एड्रेस बार, जो आपको ब्राउजर में एड्रेस बार नजर आ रहा है ना, ये एक तरीके से आपके पास जावास्क्रिप्ट में क्या है? लोकेशन है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको इस ब्राउजर के एड्रेस बार को गेट करना है ना, तो आपको क्या यूज करना होगा? विंडो डॉट लोकेशन। अगर आप लोग जरा भाई यहाँ पे गौर करो, मैं यहाँ पे क्या लिखूं भाई? विंडो डॉट लोकेशन। तो देखो भाई मुझे अभी क्या मिला? हैश कुछ भी नहीं है, होस्ट नेम मिला मुझे www.herringmind.com, होस्ट नेम भी मुझे वही मिला। एड्रेस मुझे क्या मिला भाई? herringmind.com/। अगर मैं होम पेज से कहां चला जाऊं भाई? जॉब वाले पेज, भाई जॉब वाला पेज ये रहा। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे फिर करवाऊं क्या? विंडो डॉट लोकेशन। अब मुझे यहाँ पे भाई एड्रेस क्या मिला? जॉब सर्च। जॉब सर्च। मतलब मैं जिस पेज पे चला गया वो पेज मुझे सिंपल यहाँ पे भाई, यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर पूरा यूआरएल मुझे मिल रहा है। लेकिन होस्ट में मुझे क्या मिल रहा है? जो मेरी वेबसाइट का भाई बेसिकली होस्ट है, कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट को किस डोमेन को होस्ट करा है। तो बेसिकली होस्ट और होस्ट में बेसिकली सेम होता है। और ये आपको क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन क्या है। तो भाई मेरी वेबसाइट का डोमेन क्या है? www.herringmind.com। तो इसने मुझे होस्ट नेम में क्या दिया भाई? कि आपकी ये वाली वेबसाइट इस डोमेन के ऊपर भाई होस्ट हुई है। एचटीएमएल के अंदर ये मुझे पास करता है क्या? मेरी वेबसाइट का पूरा एड्रेस बार, मेरी वेबसाइट का पूरा एड्रेस बार। मतलब आप इसके अंदर भाई कुछ भी हो वो मुझे एचटीएमएल के अंदर मिलता रहेगा। सही है भाई। अब देखो पाथ नेम, पाथ नेम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बता सकता है? पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस पेज पे खड़े हो। मतलब देखो भाई एक और चीज, मैं गूगल पर गया। अब देखो भाई गूगल के ऊपर मैं बिल्कुल होम पेज पे गया हूं, ऐसा ही है ना भाई? अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं भाई? www.google.com, ये पता नहीं क्यों लगा रहा है भाई, लगा रहा होगा इसकी मर्जी। खैर अगर मैं क्या करूं भाई? विंडो डॉट लोकेशन। तो देखो भाई इसका होस्ट नेम क्या है? कि भाई www.google.com के ऊपर भाई होस्ट हुई है। इसका एचटीएमएल देखो भाई, इसने एचटीएमएल में क्या दिया? पूरा यूआरएल दे दिया कि भाई ये इसका पूरा यूआरएल है। लेकिन आपको पाथ नेम में क्या मिल रहा है? सिर्फ स्लैश। स्लैश बेसिकली भाई रिप्रेजेंट करता है किसको? हमेशा होम पेज को, इंडेक्स पेज को। हर वेबसाइट के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको पाथ नेम क्या मिलता है? स्लैश मिलता है। तो इसका मतलब आप कौन से वाले पेज पर हो भाई? होम पेज पर हो, मतलब आप index.html के ऊपर हो। अगर मैं हायरिंग माइंड की बिल्कुल होम पेज पे आ जाऊं तो आप लोगों से इसमें स्लैश है ही नहीं, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं तो देखो क्या मिला मुझे? स्लैश लिया। इसका मतलब मैं होम पेज पे जा रहा हूं। क्लियर है? तो भाई अब देखो सिंपल, विंडो डॉट लोकेशन के अंदर भाई आपको तमाम एड्रेस बार से रिलेटेड तमाम चीजें यहाँ पे मिल रही है। अब मुझे भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, मतलब मुझे इसका जो भाई रेफरेंस है, हाइपर रेफरेंस href है, वो क्या करना है? चेंज करना है। तो मैंने क्या करा भाई? सिंपल विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। क्या करना है मैंने? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू कहां जाना है मुझे? about.html पे। अब ये app.js और about.html क्या रिलेशन है दोनों का? दोनों सिबलिंग फाइल है, सेम डायरेक्टरी पर है ना भाई, या किसी फोल्डर के अंदर है भाई आपके about.html, सेम डायरेक्टरी पर है। डॉट स्लैश सेम डायरेक्टरी एक्सेस हो गई और डायरेक्ट about.html। तो अब जैसे मैंने क्या करा? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, मतलब भाई मेरे इस विंडो डॉट लोकेशन का href जो भी है, मेरे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href जो भी है भाई, उसको किसके बराबर कर दो? about.html के बराबर कर दो। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा और अबाउट पे क्लिक करा, कहां पर आ गया मैं? अबाउट पेज पर आ गया मैं। तो भाई जब भी क्लास आप लोगों ने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो आप लोग क्या यूज करोगे भाई? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, और जिस पेज पे जाना है भाई उस पेज का यूआरएल। सही है भाई?
फिर हमारे पास सिर्फ ये तरीका कार नहीं है भाई, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको तमाम चीजें पढ़ा दी है। हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के भाई तीन तरीका है। एक तो हो गया href, एक हो गया हमारे पास विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। अब भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन और href में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बताओ भाई। जी बेनिफिट सही है, इसके अलावा डिफरेंशियल बताओ भाई, पहले तुम बता दो भाई, तुम आ जाना। जवाब मिल गया, मेथड, बिल्कुल भाई। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन दोनों सेम चीज है। मतलब अगर मैं href के अंदर क्या करूं भाई, इक्वल्स डॉट स्लैश अबाउट डॉट html लिखूं, या मैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन के अंदर क्या लिखूं भाई, डॉट स्लैश अबाउट डॉट html। दोनों काम किया भाई, होम पेज से मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे आपको लेकर आना। लेकिन फर्क ये है कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट href आपके पास एक प्रॉपर्टी है और विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन आपके पास एक मेथड है। सही भाई, ये डिफरेंशिएट है। अच्छा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href की मदद से आप जो करंट href होगा ना आपका, उसको गेट कर सकते हो, लेकिन असाइन की मदद से भाई आप गेट नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो भाई href एक प्रॉपर्टी है, असाइन एक मेथड है। href के अंदर रीड और राइट दोनों हो सकते हैं और असाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट हो सकता है, रीड नहीं हो सकता। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो भाई घर जाके आप लोग देख लेना इसको, क्योंकि ये तो भाई रमजान का टॉपिक मैं वो खुद रिवीजन करवा रहा हूँ। अच्छा, तो भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, इसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है भाई, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस के हमारे पास क्या है, मेथड है, तो डॉट स्लैश अबाउट डॉट html। अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूं, सही है भाई, मेरी वेबसाइट स्टार्ट कहां से हो रही है, मेरा न्यू टैब, मेरा होम पेज, और मैं चला गया कहां पे, अबाउट वाले पेज पे। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने अगर फेसबुक यूज करा है या कोई भी एप्लीकेशन यूज करी है, लॉगिन करने के बाद अगर आप डैशबोर्ड पे चले गए तो आप वापसी लॉगिन पेज पे नहीं आ सकते। सही है भाई, आप जब तक लॉग आउट नहीं करोगे, जब तक आप लॉगिन पेज पे, तो लॉग आउट की वाली फीचर छोड़ दो भाई, ये वाली बात छोड़ दो। अगर आपने लॉगिन करा तो लॉगिन के बाद आप कहां जाओगे भाई, डैशबोर्ड पे जाओगे। अगर आप फोर्सफुली यहां से भाई बैक भी करोगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन पे लेके नहीं आएगा, वो कहां लेकर आएगा, आपको बिल्कुल आखिरी में लेकर आ जाएगा। अच्छा, ये ब्राउजर का बिहेवियर अब हुआ है, वरना कुछ टाइम पहले जब भाई हम लोग यूज करते ना ब्राउजर, उस टाइम पे बिहेवियर ये था कि अगर मैं भाई रिप्लेस यूज करूं तो ये बटन ही डिसेबल्ड हो जाता हमारे पास, मतलब ये बटन हमारे पास वर्किंग में होता ही नहीं था। आप देखते भाई डॉट रिप्लेस की कोई पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे जाना, 4-5 साल पुरानी कोई वीडियो देखना रिप्लेस की, तो भाई ब्राउजर का ये बटन है ना, ये डिसेबल्ड हो जाता हमारे पास। मतलब अगर मैं सपोज कि भाई इंडेक्स डॉट html मतलब होम पेज से अगर मैं अबाउट पेज पे चला जाऊं और मैं गया हूं किसकी मदद से, रिप्लेस की मदद से, तो ये बटन ही जो हमारे पास था भाई डिसेबल्ड, क्या आप पीछे आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर अभी भी आप पीछे आते हो तो ये आपको होम पेज पे लेके नहीं जाएगा भाई, बल्कि होम पेज पे जिस पेज से आप आए हो, मतलब एक हिस्ट्री आपको पीछे ले जाएगा। सिंपल, क्लास क्लियर है यहाँ तक? तो भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन और विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, तो ये हमारे पास बेसिकली भाई ब्राउजर कंट्रोल की कुछ मेथड्स थे। इसके बाद भी भाई हम लोगों ने विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड पढ़ा था, मुझे याद है भाई मैंने आपको रिलोड पढ़ाया था कि पेज रिफ्रेश करे, फिर मैंने आपको पढ़ाया था भाई हिस्ट्री फॉरवर्ड, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, हिस्ट्री डॉट बैक, हिस्ट्री डॉट गो, एक पेज आगे जाना, एक पेज पीछे आना, 2 पेज पीछे आना, 2 पेज आगे जाना, ये तमाम चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। लिख लो भाई, अगर आप लोग नहीं आए थे, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो भाई घर से इसको पढ़ लेना, मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला भाई माजरत के साथ। अब हमारे पास जो भाई नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या टॉपिक है भाई हमारे पास, कि सर अभी हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे तो जा रहे हैं, मतलब अगर आप देखो भाई हम index.html से अबाउट वाले पेज पे तो भाई जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा होम पेज है वही के क्लास रिप्लेस हो जाता है। एंकर टैग के अंदर हम लोगों ने भाई एक एट्रीब्यूट पढ़ा था किस नाम से,
टारगेट के नाम से क्या करता है टारगेट एक टैब देता है, टैब न्यू टैब पे भाई टैब देता प्रोजेक्ट क्लास ओपन करके देता है। ऐसा ही है, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से ही नेविगेशन करनी है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करना है, यूजर को नेविगेट करना है, लेकिन न्यू टैब पे करना है, तो किस तरह होगा भाई? बड़ा आसान तरीका है, विंडो डॉट ओपन, अकेले लिखोगे आप लोग विंडो डॉट ओपन, और जिस पेज पे भाई आप लोग को उसको छोड़ना है तो डॉट स्लैश अबाउट डॉट एचटीएमएल। तो अब क्या होगा भाई, आपके पास जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब पे आपका अबाउट पेज खुलेगा और आपका होम पेज भाई यहीं पे मौजूद है। सही है ना क्लास? तो विंडो डॉट ओपन की वजह से क्या होगा भाई, आपके पास हमेशा न्यू टैब पे वो चीज ओपन होगी। अच्छा, एक और चीज है भाई, विंडो डॉट अगर मैं ओपन करूं और अगर मैं इसमें क्या लिख दूं भाई, क्या लिख रहा हूं मैं? एचटीएमएल लिख रहा हूं मैं। अब देखो, अगर मैं गया और मैंने क्या करा, अबाउट पे क्लिक करा, एक और चीज इसके अंदर, अच्छा एक और चीज, विंडो डॉट विंडो डॉट ओपन आपसे क्या क्या देता है भाई, यूआरएल, या तो मैंने इसके अंदर एक मिनट बिल्कुल आगे चैप्टर में जाते हैं, बता रहे किसी को विंडो पर क्या भाई, विंडो डॉट ओपन कहाँ पे जा रहे हैं, नहीं वो वाला है। एक और चीज थी भाई, कौन पे खड़ा हो जाए जरा, मोबाइल फोन किसी को यूज कर रहा खड़ा हो जाए, जैसे देख लिया उसको, वो खुद खड़ा हो जाए ज्यादा अच्छा है, मैं खड़ा करने में ज्यादा होगी, तो फिर ज्यादा से बचे वो खुद खड़ा हो जाए भाई। हाँ, चेक कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश करा, खैर बेसिकली भाई एक सीन नहीं होता है इसके अंदर कि अगर आप लोग कुछ कस्टम भी लिखोगे तो एचटीएमएल, तो आपको न्यू टैब में कस्टम एचटीएमएल भी शो करवा देता है। ये करवाता था लेकिन अभी नहीं करवा रहा, पता नहीं किसी पे अपडेशन आ सकती है, इसके साथ पूरे पे अपडेशन आई होगी इसमें लाजमी, वरना अगर मैं कोई कस्टम एचटीएमएल लिखूं और अगर विंडो का नाम लिख दूं इसके तरह, तो वो न्यू टैब पे आता और जो मैंने इसको एचटीएमएल पास कर दिया वो सिर्फ और सिर्फ वही एचटीएमएल शो करवा दूंगा न्यू टैब के ऊपर। हाँ, अब देखो एक सिनेरियो में क्या है, विंडो डॉट ओपन हमारे पास क्या है, न्यू टैब पे खुल जाए, जो मैंने बिल लिखा था ना उसका मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग बहुत सारी वेबसाइट पे जाते होंगे, आप लोग अक्सर किसी भाई कोई गेम डाउनलोड करने जाओ या कोई मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर ना एड्स बहुत ज्यादा आती है, तो आपके पास जब पायरेट वगैरह की वेबसाइट वगैरह होती है, क्या होता है अपने पॉपअप खुलते रहते हैं विंडोज के, गूगल क्रोम मतलब आपको मल्टीपल गूगल क्रोम खुलते रहते हैं, अलग अलग विंडोज खुलती है, अलग अलग टैब होते हैं खुलते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये चाहते हो कि यार आपके पास ना आपकी वेबसाइट के अंदर, जैसे आप लोग लॉगिन करने गया, मैंने जैसे साइन इन विद गूगल करा, मेरे विंडो के ऊपर एक और नया ब्राउजर ओपन हुआ और क्या हुआ कि उसके अंदर एक पूरा गूगल का भाई साइन इन का ऑप्शन आ गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं अबाउट पे क्लिक करूँ ना, तो अबाउट मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके ना आ जाए, बल्कि क्या सीन हो भाई, विंडो डॉट ओपन खुला हुआ है, बल्कि अबाउट की तरह एक नई विंडो खुले जिसके अंदर मेरा क्या होगा, अबाउट का पेज हो। तो भाई अगर आपने ये वाला काम करना है ना, तो विंडो डॉट ओपन, सबसे पहले भाई हमने इसमें क्या लिखा, अबाउट डॉट एचटीएमएल कि भाई ये वाला पेज है, उसके बाद मैंने क्या लिखा इसके अंदर विन1 कि भाई विंडो 1, उसके बाद मैंने इसको क्या देना भाई, साइज देना है कि भाई इसका साइज क्या होगा, तो मैंने क्या करा, सिंपल बिट, अच्छा एक और पैटर्न जरा देख लूं भाई, वेरीफाइड विंडो, विंडो डॉट ओपन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो डॉट ओपन कॉमा है, तो बिट इक्वल्स टू 500 कॉमा हाइट इक्वल्स टू 500,
तो मैंने सिंपली क्या पास करा भाई, विंडो डॉट ओपन अबाउट डॉट एचटीएमएल win1 विंडो इक्वल्स टू 500 कॉमा हाइट इक्वल्स टू बुला कर ले आओ बस अक्सर पिक्सल, बाय डिफॉल्ट पिक्सल होगा। अब जैसे ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, अबाउट पे क्लिक करा, देखो ये में क्या हुआ कि आपके ब्राउजर के ऊपर एक और नई विंडो ओपन हो गई और उस विंडो के अंदर भाई आपका अबाउट का पेज खुला है। बिल्कुल देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, वरना मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर 500 पिक्सल ही कंसीडर करेगा ना अपने आप को, तो फिर स्क्रॉल बार आएगा, कोई लेफ्ट टू राइट टॉप टू बटन जो भी होगा, तो आपको इसको मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव करना होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसा आपने विड्थ और हाइट पास करी ना, तो उसमें टॉप लेफ्ट और राइट का भी ऑप्शन होता है, सही कि आप लेफ्ट राइट में इसका एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट 50% या 40% कर दो, कुछ केसेस लगानी पड़ेगी आपको, पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा टॉप 50 और सॉरी टॉप 50 लेफ्ट 50 और ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%, तो जब जाके बिल्कुल सेंटर लाइन आएगा आपके पास। हमें डायनेमिकली चेंज करना पड़ेगा, फिर जो हमारा बटन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है ना, ये फंक्शन फिर हमारी स्क्रीन विड्थ के हिसाब से चेंज होगा। आप स्क्रीन की विड्थ को भी गेट कर सकते हो भाई, यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी। स्क्रीन की विड्थ गेट करने के लिए होता है आपके पास विंडो करनी होता है, विंडो के लिए ही होता है आपके पास कि स्क्रीन की विड्थ और हाइट मिल जाती है आपको कि स्क्रीन किस डायमेंशन के ऊपर है अभी। win1 बेसिकली भाई एक नए ब्राउजर को ओपन करने के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पर आपको क्या करना है कि भाई अबाउट पे क्लिक करके आपको एक नया ब्राउजर ओपन करवाना है जिसके ऊपर आपके भाई डेटा शो हो जाए यहाँ पे। जैसे भाई मैंने अभी क्या करा, अबाउट और एचटीएमएल शो करवाया ना, मैं चाहूँ तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोई यूआरएल भी पास कर सकता हूँ कि क्या करो भाई, विंडो डॉट ओपन, ये यूआरएल ओपन करना है, कहाँ ओपन करना है भाई, एक नई विंडो के ऊपर। अच्छा ये नाम कुछ भी हो सकता है, win1 लाजमी नहीं है भाई, मैं इसको बोल दूँ सिंपल क्या विंडो 1 या मैं इसको कहता हूँ भाई जाफर, सिर्फ नाम होना चाहिए। न्यू टैब खुलेगा, फिर न्यू टैब खुलेगा। मतलब देखो मैंने आपको क्या पढ़ा भाई पहले कि अगर विंडो डॉट ओपन यूज करते हो आप तो ये, और विंडो डॉट ओपन के अंदर से आप क्या पास कर देते हो भाई, एक फाइल का पास कर देते हो, तो क्या होगा भाई, हमेशा आपके पास वो न्यू टैब पे ओपन होगा, नए ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके पास क्या पास करते हो तो भाई एक नाम भी पास कर देते हो, तो उसको क्या लगेगा भाई, नाम पास करने से यार मुझे एक नया ब्राउजर ओपन करवाना है, क्या करना है, मुझे एक नया ब्राउजर ओपन करवाना है। अगर मैं win1 लिख दूं बस, तो देखो अब क्या कर रहा है ये भाई, रिफ्रेश करा, अबाउट पे क्लिक करा और इसने एक नया ब्राउजर ओपन करवाया और अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट हाइट और इससे विड्थ दे दी। वही तो बता रहा हूँ आपको कि नाम कुछ भी हो सकता है ना, तो नाम कुछ भी लग दो, हाँ ऑटो हो जाएगा ना। ये लास्ट वाला उठाता है, ब्राउजर के ऊपर वेब बेसिकली कैशिंग होती है ना आपके पास, पॉपअप्स की कैशिंग होती है, तो लास्ट वाला उठाता है ये। आप देखो एग्जैक्ट उसने वही साइज उठाया जो मैंने पहले साइज दिया था, सही है भाई, लास्ट वाला नाम ही उठाया, जो भी डिफॉल्ट होगा ना वो अपनी मर्जी से उठा लेगा। लेकिन अगर आप हाइट और विड्थ दे दोगे तो हमेशा आपकी हाइट और विड्थ वाला उठाएगा ये। अब सपोज करो कि भाई मुझे हायरिंग माइन का भाई लॉगिन पेज खुलवाना है न्यू टैब के ऊपर, तो मैंने क्या करा भाई, इसमें सिंपल भाई हायरिंग माइन की यूआरएल को मैंने पास करा, मैंने इसके अंदर भाई जाफर लिखे, जाफर का मतलब क्या है, मेरी विंडो का नाम, विंडो का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कर दूं भाई क्या, HM लॉगिन, मतलब हायरिंग माइन का लॉगिन। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, अबाउट पे क्लिक करा, तो मेरे पास क्या हुआ भाई, एक विंडो खुल गई जिसपे हायरिंग माइन मेरे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो हम ये काम भी कर सकते हैं भाई। तो अगर आपके पास कभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए तो भाई आप इजीली ये काम अचीव कर सकते हो। ओके, तो भाई हमारे पास विंडोज की भाई चैप्टर क्लास जैसे क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास जो भाई नेक्स्ट यूनिट हमें हमारी पढ़नी है भाई, तो हमारा टॉपिक है असल। अगर बुक की बात की जाए, हमने अलर्ट्स पढ़ ली, हमने वेरिएबल्स पढ़ ली, हमने भाई मैप की चीजें पढ़ ली, हमने कंडीशंस पढ़ ली, फ्रॉम पढ़ लिया, एरे पढ़ लिया, लूप पढ़ लिया। लूप के अंदर भाई एक चीज हमारी रहती क्लास, इसका नाम क्या हमारे पास, नेस्टेड लूप। तो आए भाई, अब सबसे पहले हम लोग भाई नेस्टेड लूप को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेस्टेड लूप होता क्या है और किस तरह बेसिकली भाई नेस्टेड लूप यूज किया जाता है। नेस्टेड लूप की ना रिक्वायरमेंट मुझे बहुत कम आती है, मतलब अगर आप मुझे अभी ये बोलोगे सर नेस्टेड लूप की भी रिक्वायरमेंट करंटली बताएं क्या होगी, तो हो सकता है मुझे भी याद है कि भाई क्या इसका यूज केस होगा।
क्योंकि भाई इसका यूज होता बहुत कम है और बहुत ज्यादा मतलब आप ये कहते हो कि यार मन से ना ब्लू मून आ जाता है, मतलब रियल केसेस में आता है, मतलब आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। कोशिश हमारी होती है भाई हम लोग नेस्टेड लूप को अवॉइड करें, क्योंकि नेस्टेड लूप का मतलब ये है भाई आप अपनी एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो। लास्ट टाइम मैंने आपको भाई दो वर्ड्स बताए थे, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, शायद अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। सिंक्रोनस और जावास्क्रिप्ट के अंदर कि सिंक्रोनस जितना भी कोड होता है वो देता है किसके अंदर, आपके पास ब्लॉकिंग कोड के अंदर, और जो आपके पास एसिंक्रोनस होता है वो किसके अंदर, आपके पास नॉन ब्लॉकिंग के अंदर। याद होगा भाई आपको? आपको याद होगा मैंने एक लूप चलाया था भाई, तकरीबन कुछ लाख दफा चलाया था मैंने एक लूप को, 10 लाख दफा चलाया शायद मैंने। कुछ टाइम के लिए कोड स्टक हो गया था, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही थी, जब तक वो पूरा लूप नहीं चल जाएगा तो वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया था। वो सिंक्रोनस बिहेवियर है। अगर वहीं पे एसिंक्रोनस काम करता तो क्या होता, जब उसकी पहले चलाता इसमें टाइम लग रहा है, भाई बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करो, नेक्स्ट लाइन पे चलो, नेक्स्ट कोड में एग्जीक्यूट करो, वो कोड पूरा हो जाएगा, अब करवा दो शो। याद है ना आपको? यस सर। नेस्टेड लूप के अंदर भाई हमारे पास ब्लॉकिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, कोड ब्लॉक हो जाता है हमारे पास नेस्टेड लूप के अंदर। लेकिन क्या है, अब टॉपिक है कि भाई पढ़ा देते हैं आपको नेस्टेड लूप का भाई टॉपिक। अच्छा भाई नेस्टेड लूप होता क्या है भाई, जैसे आप लोगों ने भाई नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी एचटीएमएल के अंदर, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसी तरह क्या है भाई नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर लूप। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर ही टॉपिक पूछे जाते हैं आपसे कि भाई नेस्टेड लूप के अंदर हमारा और लूप के अंदर क्या फर्क है। भाई नेस्टेड लूप को अगर डिफाइन करेंगे तो किस तरह डिफाइन करोगे भाई? अगर मैं सबसे पहले एक नॉर्मल लूप बनाऊं, मैंने कहा बार i इक्वल्स टू 0 और मैं कर दूं भाई यहाँ पे सपोज i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अगर मैं कंसोल करूं सिंपल और अगर मैं कंसोल करवा दूं तो क्या होगा मेरे पास भाई, लूप चलेगा 5 बार मेरा लूप चल गया 0 से लेके 4 तक, तो 5 तक मेरा लूप चला। अगर मैं इस लूप के अंदर ही क्या बना दूं भाई, एक और लूप बना दूं, बार j इक्वल्स टू 1 j लेस देन इक्वल टू 2 या 3 कर लेते चलो भाई, और क्या करा मैंने j प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग j। अब भाई हम लोगों ने क्या करा, लूप बनाया और लूप के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक और लूप क्रिएट किया। तो अब भाई इसका चलने के लिए तरीका होगा, जो इसका मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। क्योंकि भाई हम तो ये पढ़ा है ना कि हमारा लूप किस तरह चलता है। लूप के लिए सबसे पहले भाई इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन चेक होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू आप एग्जीक्यूशन कर दो, मतलब जो भी इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो चला दो। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद क्या करो भाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, उसके बाद कंडीशन फिर चेक करो। If condition is true, block of statement, then increment decrement. If condition is false, loop खत्म, terminate, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लाइन में क्या कर जाओ भाई, आप लोग एग्जीक्यूट कर जाओ। ये चीज याद है आपको, भूल गए? याद है भाई? अब नेस्टेड लूप में क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि यहाँ तो भाई दो लूप है, इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी कि भाई हमारे पास जो बाहर लूप है उसकी एग्जीक्यूशन अलग होगी, या अंदर जो लूप है उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग होगी, या दोनों अलग अलग सेपरेटली चल रहे होंगे, या दोनों मतलब पैरेलल में चल रहे होंगे, क्या होगा मैकेनिज्म? क्या चला रहा है वो बोल रहा है ये भाई बस सर नेस्टेड कंडीशन बड़ी थी। अच्छा भाई बहुत सिंपल है मैकेनिज्म भाई, मैं बता रहा हूँ। अब मेरी सुन लो भाई, तुम लोग मेरी सुन लो भाई, खामोश से मेरी सुन लो भाई, तसल्ली से। जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए तो सवाल है तो भाई हैंड से सवाल करना आप लोग। अच्छा भाई सबसे पहले टॉपिक नेस्टेड लूप को भाई पढ़ना सीख लो। नेस्टेड लूप को पढ़ते किस तरह है भाई, ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है आउटर लूप। क्या कहता है हमारे पास? आउटर लूप। मतलब जो भाई हमारे पास बाहर लूप है ना भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर लूप। और जो हमारे पास अंदर लूप है, नेस्टेड लूप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनर लूप। तो बेसिकली भाई सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझनी है क्या कि सर हमारे पास जो पहले बाहर वाला है वो हमारा आउटर लूप है, और जो हमारे पास अंदर लूप है वो हमारे पास क्या है, इनर लूप है। अब भाई इस तरह आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि बाहर लूप कौन सा है, अंदर लूप कौन सा है। अब आपको पता है भाई आउटर लूप और इनर लूप। आउटर लूप का मतलब क्या है भाई, जो बाहर है, और इनर लूप का मतलब क्या है, जो अंदर नेस्टेड बना हुआ है।
सबसे पहले भाई नेस्टेड लूप के अंदर जो लूप चलेगा वो चलेगा भाई आपके पास आउटर लूप। अगर आउटर लूप आपके पास अगर ट्रू होगा जब भी भाई उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रीड होगी, अदरवाइज वो रीड होगी नहीं। मैं इसे आपको डमी दिखा रहा हूँ, ये चलिए आपके पास। अगर मैं इसको भाई यहाँ पे फॉल्स कर दूं, क्या कर दूं इसको मैं फॉल्स, तो भाई आपके पास कुछ चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो लूप चलना था ना उसके बाद जो नेस्टेड लूप रीड होना था, तो लूप रीड ही नहीं हुआ, तो नेस्टेड लूप क्या कर दूं चलेगा, तो फिर चलने वाला भाई। ये कोड रीड कब होगा? पहले ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रीड कब होगी? आउटर जब लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा भाई चलने के बाद ही होगा, ट्रू होगा। तो सबसे पहले आपका चलेगा भाई आउटर लूप। सही है भाई, आउटर लूप चला, कंसोल हुआ, आउटर लूप आई, मतलब आपके पास चला आउटर लूप 0। क्लास क्लियर है तक? क्या चलेगा आपके पास? आउटर लूप 0। उसके बाद भाई क्या मिला आपको? लूप मिला, इनर लूप मिला। अब ये लूप कब तक चलेगा? लूप की डेफिनेशन क्या है? लूप कब तक चलता है? जब तक लूप की कंडीशन ट्रू नहीं हो फॉल्स ना हो जाए। और इस लूप की कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब ये 3 दफा चलेगा, मतलब ये लूप 3 दफा चला, चौथी दफा नहीं चलेगा। इसकी कंडीशन क्या है? I less than equal to 3, स्टार्टिंग पॉइंट 1, तो 3 दफा चलेगा। लूप तो पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब सब भूल जाओ, आउटर क्या है, इनर क्या है। सबसे पहले आउटर चला, आउटर ने बोला भाई लॉग ऑफ स्टेटमेंट को चलाओ, कंसोल चला, उसके बाद ये लूप रीड हुआ। जब ये वाला लूप आपका रीड होगा तो भाई ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हो जाता। तो इसका मतलब भाई फर्स्ट टाइम आपका आउटर चला और सेकंड आपका जब तक इनर लूप चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स। आउटर चला 0, इनर चला कितनी दफा? 3 दफा। कितनी दफा चला? 3 दफा। जब आपका लूप पूरा चल गया, लूप खत्म, फिर वापसी भाई आपका आउटर लूप चलेगा, क्योंकि आउटर लूप भी फॉल्स नहीं हुआ था। अब सेकंड टाइम चला आपका आउटर लूप। देखो भाई, तो आउटर लूप 0 से कहां पर आ गया? 1 पर आ गया या नहीं आया? अब आपका इनर लूप फिर चलेगा, तो फिर वापसी है भाई इनिशियलाइजेशन होगी। फिर वापसी क्या होगी? इनिशियलाइजेशन होगी क्या? j = 1, फिर वही लूप चलेगा 3 दफा, तो 1 2 3। देखो भाई 1 2 3, जब वापसी भाई लूप इनर खत्म हुआ, आउटर लूप फिर चला। भाई सिंपल सिनेरियो है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि भाई इनर और आउटर लूप। आउटर लूप एक दफा चलेगा, इनर लूप जब तक चलता रहेगा जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता, और वापसी अगर आउटर लूप चला तो इनर लूप फिर चलता रहेगा। तो इस तरह भाई आपके पास लूप की एग्जीक्यूशन होती रहेगी। अगर भाई इस लूप के अंदर भी एक और लूप है तो क्या होगा भाई? पहले ये लूप चलेगा, फिर ये वाला लूप चलेगा, फिर अगर इसके अंदर भी लूप है तो भाई वो भी चलता रहेगा जब तक वो फॉल्स ना हो, फिर ये चलता रहेगा जब तक ये वाला फॉल्स ना हो। मतलब सपोज कि भाई इसके अंदर एक और फॉर है, क्या इसके अंदर? तो पहला ये चला, फिर ये चला, फिर ये वाला लूप चला। जब ये फॉल्स होगा फिर ये चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, फिर ये फॉल्स होगा, फिर ये चलता रहेगा। नहीं, ये वाला फॉल्स होगा तो फिर ये इस पर आएगा, फिर ये वाला फॉल्स होगा, फिर ये इस पर आएगा, फिर वापसी भाई लूप चलेगा, ये चलेगा, फिर अंदर वाला चलेगा। इस तरह कहानी आपकी चलती रहेगी। तो इतना नेस्टेड जाने की जरूरत है ही नहीं। सही है भाई, आप ये बात 2 लूप याद रखोगे, आउटर लूप और इनर लूप। सही 2D एलिमेंट काम नहीं आता। इसके अंदर 2D एलिमेंट काम आता है। ये 2D एरे में काम आता है तो ज्यादातर बस क्या अगर आपके पास 2D एरे, प्रॉपर 2D एरे है तो प्रॉपर 2D एरे यूज करते ही नहीं भाई। हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है ज्यादातर, 2D एरे बहुत कम बनता है। सही है, 2D एरे बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता भाई, मतलब वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत कम बनता है। हमें 2D एरे की ज्यादा नीड नहीं पड़ती। ये तो सीखने में क्लास क्लियर है अंदर? सीख के जाएंगे। आगे बढ़े भाई। नेस्टेड लूप की मदद से हम लोग पैटर्न्स बेसिकली भाई प्रिंट करवाते हैं बहुत सारा। अब तो वो दौर चला गया है, वरना आपको बना के भी दिखाता, मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे। सही है, इसका मतलब भाई इन बच्चों ने करे असाइनमेंट को ऑब्जेक्ट। हाँ, मैंने आप लोगों को भाई पीडीएफ दी थी, कितने लोगों ने पीडीएफ कंप्लीट कर ली? उम्मीद तो नहीं मुझे, बहुत कम लोगों से। सही है भाई, तो भाई जो मैंने पीडीएफ दी थी आप लोगों को असाइनमेंट, मैंने पीडीएफ दी थी भाई जावास्क्रिप्ट बुक की, कोई ऐसी चीज नहीं दी भाई मैंने आपको। तो खैर
चलिए भाई आगे बढ़ते क्लास। अब भाई 2D एरे के ऊपर। सबसे पहले आउटर लूप टेबल्स के ऊपर काम होता है। सबसे पहले आउटर लूप चलेगा और जब तक चलता रहेगा आउटर फॉल्स लूप आउट। रॉ के लिए होता है, अंदर वाला चलेगा कॉलम के लिए वो होता है। जब तक अगर एक चलेगा टेबल फॉल्स ना है हो जाए। उसको प्रिंट करवाना है, टेबल है उसको ऑन करवाना क्यों है भाई? या उसको गेट करना है, तो उसको अपनी रॉज गेट करनी पड़ेगी, कॉलम गेट करनी पड़ेगी। या एक ऑब्जेक्ट है, मुझे ये चेक करना है ऑब्जेक्ट है, जितने भी भाई एक एरो ऑब्जेक्ट है, इसको जितने भी यूजर है ना भाई सबके रॉ बन जाए, सबका डेटा प्रिंट हो जाए। क्या करूं? तो नेक्स्ट लूप की वजह से मैं काम ये कर टेबल सकता निकालूं हूं। नीचे से क्लिप वाली वो। तो मैं क्या करूंगा भाई, आउटर लूप को ना एरे के इंडेक्स पे चला दूंगा, जा खोल एरे के जितने इंडेक्स है उस पे चल जाए, और जो इनर लूप होगा ना मेरे पास इसको चला दूंगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की लेंथ के ऊपर। निकाल के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की लेंथ निकल आती है भाई। आप ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज करोगे ना तो आपको एरे के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, उसकी डॉट लेंथ निकालो तो लेंथ मिल जाएगा आपको। तो भाई काउंट निकल आएगा। तो नेस्टेड लूप की वजह से हम लोग इसलिए वाला काम करते हैं, लेकिन हमें नीड नहीं है भाई उसकी। हम नेस्टेड लूप लगा जब क्यों लगा, जब मेरे पास सिंपल भाई एक फॉर लूप की मदद से भी या फॉर लूप की मदद नहीं भी तो मैं एक सिंपल मैप से भी ये काम कर सकता हूं। सारे ये सारे काम हो जाते हैं आसान तरीके से। चलेगा वेट करो एक हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है, वेट करो चलो मुझे चेक करना है ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है, मुझे लेंथ मालूम करनी है। तो ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज एक क्या मिला आपको, एरे मिल गया, डॉट लेंथ क्या मिला आपको, मिल गया 2। जब 2 प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, सही है भाई? नहीं वो एरे का मतलब डॉट लेंथ, ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है, सही है भाई? अब हमारे पास है भाई यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे। कौन सा एरे? मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम कहते हैं 2D एरे। भाई 2D एरे का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने भाई अगर एरे पढ़ा है, एरे के अंदर भाई हम लोग स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, बूलियन यूज कर सकते हैं, अनडिफाइंड यूज कर सकते हैं, नल यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये तमाम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या हम इसमें एरे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई एरे यूज। तो ये जो एरे के अंदर एरे बना है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है भाई, एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे ये है, नहीं नेस्टेड नहीं कहते इसको हम लोग, इसको हम नेस्टेड एरे नहीं कहते। नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड लिस्ट होती है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नेस्टेड एरे नहीं होता। अगर आपके पास कोई थिंक कर रहा है। अगर आपके पास कोई स्क्रीन है भाई, कोई ऐसा एरे जिसकी हर वैल्यू क्या होगी भाई, एक एरे होगी, जिसकी हर वैल्यू क्या होगी, एक एरे होगी। तो ये हमारे पास कहलाएगा क्या भाई, मल्टी डायमेंशनल एरे, या फिर हमारे पास 2D एरे। मतलब एरे के अंदर एरे। अब सपोज करो भाई आपके पास एक एरे है, सही है, और इसके अंदर मल्टीपल एरे है। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, बाकी तुम चलेगा भाई यहाँ से यहाँ। अब अगर मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ किसको भाई, एरे को, तो देखो भाई मुझे क्या मिला, एरे, और एरे के अंदर भी क्या है, एरे। मतलब एरे उसके हर इंडेक्स में क्या है, एरे। अब सपोज करो भाई मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास क्या, 4 चाहिए, तो 4 कैसे मिलेगा मुझे? तो सबसे पहले तो भाई 4 आपको अगर चाहिए तो आपको जो 4 जिस एरे के अंदर है ना वो चाहिए, और ये एरे कौन से इंडेक्स के ऊपर है, ये वही वाली बात है भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चाहिए, तो डायरेक्ट थोड़ी मिल जाएगी। पहले जो प्रॉपर्टी चाहिए उसका ऑब्जेक्ट गेट करो, ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस पैरेंट से भाई उस ऑब्जेक्ट को बुलाना पड़ेगा। ऐसा ही ना भाई? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरे को बोलूंगा भाई मुझे ये वाला एरे चाहिए, तो ये वाला एरे कौन से इंडेक्स के ऊपर है, तो एरे ब्रैकेट 1। बुला लो सूरज, तंग कर रहा है, काफी तंग कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। तो अब तो गुस्सा दिला रहा है। अच्छा जी, तो भाई एरे ब्रैकेट 1 क्या मिला मुझे, एरे मिल गया 3 और 4। क्या चाहिए था आपको, 4 चाहिए। 4 चाहिए था। तो सर अब जो नेस्टेड एरे है इसको कैसे निकालेंगे? भाई बहुत सिंपल है,
यहाँ 1 नहीं लगाना, पता चला भाई इसी एरे के अंदर कॉमा 1 यानी कहानी खत्म। ऐसा नहीं करना भाई, आपने जिस तरह एक एरे निकालने के लिए एरे ब्रैकेट लगाया ना क्लास, इसी के आगे क्या लगाओगे, एक और एरे ब्रैकेट लगाओगे, और कौन सा इंडेक्स है ये भी 1। क्या मिल गया, 4 मिल गया भाई। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं भाई, नेस्टेड एरे के अंदर से भाई वैल्यूज को गेट करते हैं। आसान है मुश्किल है? आसान है सर, कोई मुश्किल थोड़ी है ये भाई। यूज केस ये है कि अगर आपको कभी 2D एरे आ जाए तो इस तरह यूज करना पड़ेगा आपको। आ जाता है कभी कभार नेस्टेड एरे हमारे पास आ जाते हैं, बहुत कम सिनेरियोज में आते हैं। 2D एरे कैसे? मतलब मेरे पास आज तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आई होगी, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कि मेरे पास खालिस 2D एरे हो। खालिस 2D एरे का मतलब समझते हो ना, कि मतलब एरे और उसकी तमाम वैल्यूज क्या होंगी, जैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, एरे की जो तमाम वैल्यूज क्या होंगी, ऑब्जेक्ट होंगे, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये एरे ऑफ एरे, मतलब एरे के अंदर एरे एरे मेरे पास कभी नहीं आया आज तक। क्या होता है ये यार हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया, कभी टाइम में टिक टैक को मैंने बनवाई भी नहीं एप्लीकेशन, काफी अरसा हो गया। तुम्हारे अच्छी नहीं बनती थी टिक टैक, हाँ मैंने बैच 9 से बनवाई होगी। एक एप्लीकेशन होती है टिक टैक को, खेला कभी हम लोगों ने? वो मतलब कट काटी क्रॉस वाला नहीं, कौन सा होता है, कट क्रॉस वाला गेम होता है यार। ये हम लोग बनाते थे पहले गेम, मतलब बहुत इजीली बन जाता है गेम जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोगों ने बनाया था अपनी क्लास के अंदर, और जब मैं पढ़ाने आया ना तो मैंने बच्चों ने बनवाया था। मुझे याद आती है मैंने बैच 9 और 10 से बनवाया होगा, उसके बाद मैं बुद्धि भूल गया था। अभी आपने याद दिलाया तो मुझे याद है कि हाँ टिक टैक कॉपी तो गेम होता है, 2D एरे उससे बनता है, मतलब वो गेम 2D एरे से बनता है, लेकिन लाजमी नहीं है। लाजमी मैंने बनाया था वो टिक टैक दो गेम, मैंने विदाउट 2D एरे बनाया था। मैंने पूरी कस्टम लॉजिक लिखनी बैठ के, सारे बटन लेके चीज को मैंने गेट करा, हर एक क्लिक के ऊपर पूरे पूरे पैटर्न चेक करता था मैंने इतनी लंबी करी थी। अच्छा मैंने भाई करा, काम करा, मुझे बनाने में तो शायद 1 घंटा लगा होगा। हमारे सर ने क्या करा था, हमारे सर ने हमें कहा था कि भाई टिक टैक गेम बना दी, पूरी क्लास को कह दिया। अच्छा भाई हम लोग घर गए, लग गए भाई, लगे रहे भाई बना ली। अच्छा भाई बनाने के बाद हमारे सर की आदत थी, हमारे सर कहते आओ भाई अब बच्चों से बनवाओ, जो बच्चे मतलब टॉप वाले होते टॉप वाले नहीं होगा भाई, इस वर्ड को आप हटा दो। मतलब जो बच्चे बना के आते थे उसको कहते कि भाई अब आओ बैठो बनाओ। तो भाई मैं बना के गया, अब सर ने बोला भाई बैठो बनाओ। अच्छा मैं गया, मैंने बनाई, तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा बनाने में। क्यों? क्योंकि भाई मैंने सारे कस्टम पैटर्न डिफाइन करे थे, मैंने सारा काम कस्टम करा। अच्छा भाई उस टाइम पे जाहिर बात है इंटरमीडिएट लेवल पे मेरी वो वाली थिंकिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग की उस टाइम पे, कि यार ये काम भी हो सकता है। हमने भाई मेहनत करी, छीनी थोड़ा लिया, खुद ने स्टार्ट कर दिया। पता ही नहीं कि भाई ड्रिल मशीन देखी जो ना मतलब कुछ जाएगा हो जाएगा, लेकिन हमने बोला चलो भाई खड्डा खुदो भाई ड्रिल मशीन उससे छीनी थोड़ी से। अब मेरा हो गया भाई, दूसरे दोस्त ने बोला भाई उसका भी हो गया। मतलब मैं एक बार लड़का था अहमद, वो मास्टर भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में था, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे का थोड़ा लेवल ऊपर हुआ। अब उसको बुलाया, वो आया, उसने भाई बैठा, तकरीबन 15-20 सेकंड लिखी, गेम बन गया। अब मैं देख रहा हूँ ये क्या हुआ, तो भाई वो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर पूरी गेम बना के, मतलब यूआई बन गई थी। मुझे यूआई में टाइम लगा था, मैंने यूआई वगैरह बनाई। उसने ये करा, मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल हटाई, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल लगाई, 2D एरे उससे यूज करा और टिक टैक तो गेम बन गई। मुझे तो पता ही नहीं 2D एरे भी होता है उस टाइम पे। तो आप लोग भी भाई आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, अच्छे एग्जाम है टिक टैक तो। हाँ तो भाई स्टॉप वॉच, ई कॉमर्स, ये तमाम आपके असाइनमेंट पेंडिंग में आ रहे हैं। और आपका भाई नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है भाई आज का, टिक टैक तो। देखो बनाओ, ये बनानी है, ये वाली हो सकता है फास्ट डे। ये पूरा करना है। अच्छा अब यहाँ पे क्या सीन है भाई, यहाँ पे सिस्टम जनरेट कर रहा है, मतलब एक्स आप हो और जो ओ है वो कौन भाई, वो कंप्यूटर को सिस्टमेटिक है। आपके गेम के अंदर भाई दोनों आप ही होंगे, आपके गेम के अंदर दोनों, मतलब
2 प्लेयर्स गेम होगा भाई, ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 प्लेयर नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं शायद पता नहीं हो, कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं है। देखो भाई हम लोग ना अपनी क्लास में से एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हो भाई स्टैक के पोर्टफोलियो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है किसी का, 2-3 के अलावा नहीं देखा। पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए। आपने बोला ये रोज होना होगा लोग का भाई, जब पोस्ट मिलेगा सर हमारे को दिखाने को नहीं है भाई पोर्टफोलियो, मैं वही बोलूँगा भाई माजरत है। तो भाई क्लास 2D एरे हमारा यहाँ पे क्या हुआ भाई कंप्लीट। तो भाई हमने क्या देखा, हमने विंडो देख लिया, हमने भाई नेस्टेड लूप देख लिया, नेस्टेड एरे नहीं, हमने 2D एरे मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने क्लास एक टॉपिक देख लिया। आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या भाई टिक टैग दो, टैग दो, आगे बढ़ते हैं भाई। किट कैट दो, ये तमाम चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, फिर हमने भाई स्ट्रिंग की तमाम चीजें पढ़ ली। अब आते हैं किसके ऊपर, स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं भाई। स्विच स्टेटमेंट्स क्या हैं, जो हमारे भाई टॉपिक छुटे थे लोकल और ग्लोबल स्कोप के बाद, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट क्या हो जाएगी भाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्या सही है भाई, आगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ ले, फिर एप्लीकेशन वगैरह बनाना सीखेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह ये वाली चीज भी देख लेंगे, लोगों ने वाली चीज भी देख लेंगे, मसला है। चलो बेसिक प्लान करते हैं उसके ऊपर। चलिए जी, तो भाई स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, कोई बता सकता है स्विच स्टेटमेंट क्या है? और पढ़ा मैंने स्विच स्टेटमेंट, और सर ये भी कंडीशन की तरह है। भाई कोई आसान आसान डेफिनेशन बता सकता है? पढ़ा है यार मैंने, यूज नहीं होता लेकिन कंडीशन की तरह। कंडीशन की एक और टैग है, खत्म। स्विच स्टेटमेंट क्या है भाई, जिस तरह कंडीशन थी, कंडीशन क्या होती है, अगर हमने कंडीशन के लिए इफ एल्स पढ़ा था, इसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है भाई, ये स्विच स्टेटमेंट है, मतलब स्विच केस है हमारे पास, जिसको हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। सर जब इफ एल्स था तो स्विच स्टेटमेंट क्यों आया, कोई तो वजह होगी। अच्छा भाई दोनों का पर्पस सेम है, यूज नहीं होता कंडीशन एक डिफरेंशिएट है, वो डिफरेंशिएट दो डिफरेंशिएट है, तो दो डिफरेंशिएट क्या है भाई मैं आपको बता देता हूँ। मेजॉरिटी बच्चों को ना एक डिफरेंशिएट पता होता है बस, सेकंड पता ही नहीं होता, पता होता भी तो भूल जाते हैं। पहला क्या डिफरेंशिएट है भाई, सिंटैक्स का फर्क है, सिंटैक्स का फर्क, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, हाउ टू राइट अ इफ एल्स के अंदर इफ लिखते हैं एल्स लिखते हैं, स्विच स्टेटमेंट में इफ लिखते हैं एल्स लिखते हैं, सही है। स्विच और केस लिखते हैं, क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं और उसको मल्टीपल केसेस डिफाइन कर देते हैं बस। तो भाई अक्सर लोगों को बोलूंगा कि यार इफ स्टेटमेंट और स्विच केस में क्या फर्क है, तो जवाब आता है सर सिंटैक्स का फर्क है, बाकी टेक्निकल तो सेम है भाई, कंडीशन यूज होती है। इसके अलावा भाई एक फर्क है जो टेक्निकल फर्क है, जो इंटरव्यू के अंदर बंदा पूछना भी चाहता है भाई और सुनना भी चाहता है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ भाई स्विच स्टेटमेंट में और इफ एल्स में क्या फर्क है, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि भाई इसमें सिंटैक्स का फर्क है, मैं सुनना ही नहीं चाहता कि भाई सिंटैक्स का फर्क बोलो, जो जवाब है वो जवाब दो, क्या है भाई आए जरा डिस्कस करते हैं। हाँ जी आगे इसके लिए एस्पेक्ट्स भाई चीजों को आएंगे, थोड़ा सब्र रखें। तो भाई सबसे पहले क्लास हम क्या करेंगे, जैसे भाई इफ की बात करें तो भाई अगर कंडीशन हम लोग ट्रू की लगाते हैं तो भाई हम लोग इफ लिखते हैं, इफ अगर हमारे पास फॉल्स होता है तो हमारा क्या चलता है भाई यहाँ पे एल्स चलता है, ये तो तुमको पता है ना। कंडीशन के लिए भाई हम क्या करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, कंडीशन पास करते हैं, इफ के अंदर इफ कंडीशन इज ट्रू तो भाई हमारे पास चलता है इफ कंडीशन इज फॉल्स हमारे पास चलता है भाई क्या यहाँ पे एल्स। तो इस स्टेटमेंट का सिनेरियो सुनो भाई, bar एज इक्वल्स टू 18, अगर एज 18 हो अलाउ करो वरना अलाउ ना करो, सही है भाई। लेकिन अब ये इफ एल्स नहीं बनाएंगे, किसमें बनाएंगे हम लोग, स्विच केस। सबसे पहले मैंने क्या लिखा भाई, स्विच क्या लिखा सबसे पहले मैंने, पर जिस तरह इफ लिखते हैं इसी तरह आपने क्या लिख दिया भाई, स्विच लिख दिया, हाँ भाई सही है। लेकिन ये कंडीशन पास नहीं होगी, यहाँ कंडीशन पास मतलब यहाँ ये नहीं होगा भाई एज इक्वल्स टू 18, ये पास नहीं करना,
यहाँ पे आपको पास वो चीज करनी है जिसपे आपको कंडीशन लगानी है। मुझे कंडीशन किस पे लगानी है? एज पे कंडीशन लगानी है मुझे कि भाई अगर मेरी एज क्या हो 18 हो तो भाई सही है अलाउ, अदरवाइज नॉट अलाउ। तो भाई मैंने सिर्फ एज पास कर दी इसके अंदर। क्या पास कर दी सिर्फ कि भाई इस पे मुझे कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है मुझे इस पे? तो मैंने बोला स्विच और मैंने पास कर दिया इसके अंदर क्या? एज। अब मुझे इसके अंदर भाई सारे के सारे केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या डिफाइन करने पड़ेंगे? मैंने कहा भाई सिंपल क्या केस, अगर मेरे पास क्या हो 18 हो, क्या मेरे पास केस अगर 18 अब आप बोलोगे सर ये 18 किसको मैच करेगा? ये मैच करेगा हमारे पास हमारी एज को, क्योंकि मैंने स्विच में क्या पास करा है? एज। तो भाई जो भी मैं केस डिफाइन करूंगा, मैंने क्या बोला भाई केस 18, तो इसका मतलब अगर मेरे पास मेरी एज किसके बराबर होती है? 18 के 18 के बराबर होती है, कॉलन कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो भाई? अलाउ कर दो। ये हमारे पास सिंटेक्स है भाई किसका? स्विच केस का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे इफ की बात करूं तो इफ एज इक्वल्स टू 18 अलाउ, अदरवाइज यही होता है ना क्लास या नहीं होता? स्विच केस में क्या हुआ भाई? जिस चीज पे कंडीशन लगानी है, जिस चीज पे, तो मैंने क्या बोला भाई बार जेंडर इक्वल्स टू मेल, इसको भी रखते हैं। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स है एज और जेंडर का। कंडीशन किस पर है? एज अगर 18 हो तो अलाउ, और ना मैंने बोला स्विच एज, इस पे कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी भाई? मैं सारे केसेस डिफाइन कर दूंगा। अगर केस 18 हो अलाउ कर दो, अगर क्या हो, अगर 18 ना हो तो क्या करूं? आप क्या बोलोगे यहाँ पे? डिफॉल्ट। क्या बोलोगे यहाँ पे? डिफॉल्ट कॉलन कंसोल डॉट लॉग नॉट अलाउ। बात समझ में आई? तो बेसिकली भाई सीन ये है कि आपके पास यहाँ पे केस होता है ना क्लास, भाई आप लोगों ने इफ पढ़ा है ना, इफ कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? केस के अंदर। इसको कन्वर्ट हो गया केस। एल्स कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? डिफॉल्ट के अंदर। बात समझ में नहीं आई? चलो भाई एक और काम करते हैं, पहले इसको चला के देखते हैं। अब हमारे पास एज क्या है? 18 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भाई केस ट्रू होगा या नहीं होगा? ट्रू होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? अलाउ। अगर मैं एज से कर दूं 25 तो अलाउ होगा नॉट अलाउ? क्या मिला भाई? नॉट अलाउ। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्विच केस चला तो भाई इसने एज के ऊपर सारे केसेस लिखे। मैंने बोला भाई केस अगर 18 मतलब एज अगर 18 होती है तो अलाउ करो, वरना क्या करो? इसने क्या बोला भाई? नॉट अलाउ। क्लास अब देखो जरा क्या कर दिया मैंने? 18। क्या कर दिया भाई मैंने? 18 कर दिया। मैंने क्या बोला भाई एज अगर 18 हो तो अलाउ। अब यहाँ पे केस हमारे पास 18 है नहीं है? जी सर है। क्या नहीं है? अलाउ। क्या हुआ? अलाउ भी आया और नॉट अलाउ भी आया। अब देखो मैं कहता हूं कि भाई एज अगर हमारे पास 10, 15 और 20, अगर 10, 15 और 20 हो ना तो अलाउ करो, अदरवाइज नॉट अलाउ। केस अगर 10 हो अलाउ 10। केस अगर हमारे पास क्या हो तो अलाउ। केस अगर हमारे पास क्या हो 20 हो तो क्या करो भाई? अलाउ 20। एज हो गई हमारे पास क्या? 15। क्या हो गई? 15। अब जैसे मैं ब्राउजर पे गया और मेरी स्क्रीन चली गई, रिफ्रेश करा, क्या हुआ? सब नहीं आया। 10 नहीं आया। देखिए क्या लग रहा है? तो क्यों लगाओ भाई? समझो चीज को, तसल्ली से समझो। अब देखो एक और चीज, आखिरी चीज, चलो 20 करा
10 कर दिया, हुआ क्या आप समझो। तो इस केस के अंदर जब भी कोई केस क्या होता है मैच हो जाता है, मतलब भाई एज क्या हमारे पास 10, स्विच केस चला, हमने बोला भाई एज पे लगाओ सारे केसेस, ठीक है भाई लगा देते हैं केस 10, एज अगर 10 हो तो अलाउ कर दो, अलाउ हो गया, केस हमारा 10 हो गया तो अलाउ हो गया ना। यहाँ पे स्विच केस में क्या सिनेरियो भाई, जैसे ही कोई भी केस ट्रू होता है, क्या होता है कोई भी केस वो उसके बाद तमाम केसेस को चला देता है, उसके बाद तमाम केसेस को, मतलब ये ट्रू हो गया ना, ये ट्रू हो गया, अब स्विच केस क्या करेगा भाई, इसको भी चला देगा, इसको भी चला देगा और इसको भी चला देगा। मुझे नहीं चलाने सारे, मैं क्या करूंगा भाई हर केस के बाद क्या लिखूंगा ब्रेक, मतलब अगर मेरे पास 10 वाला केस ट्रू होता है अलाउ करो तो उसके बाद क्या करो भाई ब्रेक, मतलब भाई स्विच केस में क्या कर दो भाई अलाउ 10 आ गया बस। इसी तरह भाई जितने भी ब्रेक्स हैं क्या करूंगा भाई मैं हर जगह जाके लगा दूंगा केसेस के अंदर कि अगर 10 मैच करे अलाउ करो और ब्रेक करो, 15 मैच करे कंसोल करो और 20 हो कंसोल करो और डिफॉल्ट में लगाने की भाई जरूरत नहीं है। तो देखो भाई अलाउ 10 उससे दिला दिए अलाउ 20, सिर्फ अलाउ 20 आ गया, अलाउ जी 15 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई स्विच केस के अंदर जब भी आप केसेस लिखोगे, क्या लिखोगे क्लास, तो आपको ब्रेक लगाना क्या है इसके अंदर भाई लाजमी है, हर केस के अंदर आपके पास ब्रेक लाजमी लगेगा। क्योंकि भाई इसके अंदर होता ये है कि आप जब भी कोई एक केस ट्रू करते हो ना तो स्विच केस को बिहाइंड ऐसे लगता है कि अब सारे केसेस क्या हो गए मेरे पास ट्रू हो गए, वो तमाम केसेस को पास कर देता है, तो पूरे स्विच केस को चला देता है, इसके बाद उसको एक ट्रू मिलता है वो तमाम को चला देता है, पूरा कोड चला देगा वो स्विच केस के अंदर। ये स्विच केस का बिहाइंड ऐसे बिहेवियर है। इससे बेसिकली क्या होता है एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है बहुत, इससे एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है फास्ट हो जाती है। उस पर आता है क्लास है क्लियर है या नहीं है क्लियर? क्लियर है यार, बदतमीजी कर रहा है यार बहुत। रमजान में भी आखिरी दिन चलता था, वो नेटवर्क वाला बंदे भी तो नहीं बैठा हुआ ना, वो होता भी तो उसे क्या नहीं पता, रमजान में उसमें बैठा हुआ था। अच्छा जी क्लास में बात में आई या नहीं आई? तो भाई एक साइज के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, अगर एक ट्रू हुआ तो ऐसे चलेगा, एज इफ अगर हमारे पास हुआ तो इस पे क्या होता है एक मिनट ट्रू होने के बाद वो किसी को भी चलाता नहीं, वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। स्विच केस में ऐसा नहीं होता, स्विच केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास यार सच बस करवा तोड़ दिए पहला डिफरेंट है, दूसरा डिफरेंट नहीं बताया मैंने आपको, ये भी पहला ही चल रहा है, सिंटेक्स का फर्क है और ब्रेक का कीवर्ड लगता है सीधा लास्ट में। अगर ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाओगे एक केस ट्रू होगा, बाकी सारे केसेस आपके पास चल जाएंगे। अब आते हैं भाई दूसरे डिफरेंशिएट के ऊपर, स्विच केस समझ में आया नहीं आया? भाई हमारे पास इस वैसी कंडीशन है, मुझे कंडीशन लगानी है भाई एज अगर हमारे पास 18 या 18 से ज्यादा हो, इसको लोग क्या कहते हैं रेंज। आपको कंडीशन लगानी है लेकिन कंडीशन कोई फिक्स नंबर पे नहीं है बल्कि किस पर है, किसी रेंज के ऊपर है, मतलब 18 और 18 से ज्यादा भी कुछ भी हो सकता है ना, तो 100 मतलब 100 1000 2000 कोई भी है जो, वरना क्या कर दो भाई अलाउ कर दो, मतलब एक रेंज है। क्या स्विच केस के अंदर रेंज लगेगी? आए जरा देखते हैं भाई। अब देखो भाई हमने क्या करा, एज अगर हमारे पास क्या हो 18 से एज हो गई 25, इस स्विच केस को मैंने करा बंद, मैंने लगाया भाई एक और स्विच केस, स्विच एज के ऊपर लगेगी भाई कंडीशन केस, क्या कंडीशन थी हमारे पास, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ऐसा ही है कॉलन, यहाँ पे भाई ब्रैकेट नहीं आते, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आता है कॉलन, और उसके बाद आपने जो चाहो स्टेटमेंट लिखो, एक लाइन की 10 लाइन की 1000 लाइन की स्टेटमेंट लिखो, वो किसका हिस्सा होगी भाई, इस केस का हिस्सा होगी। अलाउ कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, एज क्या हमारे पास 25, कंडीशन क्या लगाई मैंने, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
क्या यार सर अलाउ होना चाहिए ना, लगा दी कंडीशन एज हमारे पास क्या 18 से ज्यादा है ना, 18 ज्यादा जी सर। या नहीं है। अब आते हैं दूसरे डिफरेंशिएट के ऊपर, इस पर आते हैं। पहले डिफरेंशिएट तो ना भाई सिंटैक्स का फर्क है, ब्रेकअप कीवर्ड लगता है। दूसरा डिफरेंशिएट भाई इफ एल्स के अंदर हम लोग रेंज डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम लोग लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ये तमाम से यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। स्विच केस में नहीं कर सकते। स्विच केस के अंदर जब भी कोई कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी? जब भी कोई कंडीशन हमेशा फिक्स नंबर पे लगेगी या फिक्स वैल्यू पे लगेगी बस। इसमें ना एंड ऑपरेटर होता है, ना इसके अंदर और ऑपरेटर होता है, ना इसके अंदर डबल इक्वल होता है, ना इसके अंदर ट्रिपल इक्वल होता है, ना इसके अंदर लेस देन इक्वल टू होता है, ना इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इसमें कोई भी चीज नहीं होती। स्विच केस के अंदर हमेशा फिक्स नंबर चेक होता है। मतलब अगर आपने भाई केस 18 लिखा है तो भाई सिर्फ और सिर्फ 18 ही चेक करेगा बस। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप स्विच केस को बोलो कि जानी 18 या 18 से ज्यादा, स्विच केस बोलेगा भाई मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। तो जब भी बात आएगी किसकी? रेंज की, या जब भी बात आएगी किसकी भाई? मल्टीपल कंडीशंस की, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? इफ एल्स। स्विच केस के अंदर हमेशा होता है फिक्स नंबर चेक। क्या होता है? हमेशा फिक्स नंबर फिक्स चेक नंबर होता है। चेक। जैसे आज क्या है? मंडे, स्विच केस। कितने लगा दोगे भाई? जामा ब्लॉक के सामने ये मोबाइल बाइक की नेस्टेड स्विच केस भी होगा। कौन सी? बाइक के सामने एमसीक्यूज के लिए बेहतर है भाई। आज का दिन मालूम करना है ना। आज जैसे भाई मिसाल के तौर पे बंदा आता है तो ग्रीटिंग करनी है, आज तुम लोग को ग्रीटिंग करनी है क्या? मंडे है तो भाई ये ग्रीट कर दो, ट्यूसडे तो ये ग्रीट करो, वेडनेसडे तो ये ग्रीट करो, थर्सडे तो ये ग्रीट करो, फ्राइडे तो ये ग्रीट करो। मतलब आपको हर दिन के हिसाब से ग्रीटिंग करनी कंडीशन है। अब इसके लिए आप लोग इफ एल्स बनाओ, अगर इफ एल्स इफ भाई स्विच केस यूज करें ही क्यों? भाई स्विच केस तेज होती है किससे? इफ और एल्स इफ से। अगर तो इफ एल्स है ना सिर्फ, तो इफ एल्स तेज है। लेकिन जब बात है ना एल्स इफ की, इसकी बात आती है एल्स इफ, नेस्टेड कंडीशंस की, नेस्टेड नहीं सॉरी एल्स इफ की, मतलब मल्टीपल कंडीशंस की। इसकी परफॉर्मेंस होती है बहुत स्लो। क्यों? क्योंकि जिस तरह भाई अंदर जाता है ना, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, तो एक एक स्टेप ये अंदर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर भाई? एक एक स्टेप जावास्क्रिप्ट अपने पास एग्जीक्यूशन को आगे लेके जा रही है। तो जब ये ब्रेक होगा ना आपके पास, जब कंडीशन शुरू होगी, तो ये बंद करके ही क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा ये। तो इसमें क्या होगा भाई? आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी। परफॉर्मेंस स्लो नहीं होती, बेसिकली चेंज होती है, कंडीशन चेंज कहलाती है। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ये क्या कहलाती है? कंडीशन चेंज कहलाती है पूरी, कि भाई कंडीशन चेंज बन गई आपके पास। तो जिस तरह भाई आप चेन बनाओगे, तो जब चेन खोलोगे तो किस तरह खुलेगी चेन की? एक कड़ी निकलेगी ना उसकी। इसी तरह भाई वो स्लो होगा। स्विच केस में कोई सिनेरियो ही नहीं है। स्विच केस में कोई सिनेरियो, स्विच केस के अंदर एक ही थ्रेड के ऊपर भाई पूरी कंडीशन बनती है, और जब खत्म होगी तो पूरी एक ही थ्रेड खत्म होगी बस। ये सिनेरियो होता है। तो स्विच केस कंपेयर टू भाई इफ एल्स थोड़ा सा तेज होता है। यूज केस के सर? हाँ यूज होनी चाहिए। फिक्स के लिए स्विच केस सबसे बेस्ट है, उसके बगैर कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई लाइन ऑफ कोड भी तो बढ़िया आएगा एक, और एल्स इफ करने जाओगे ना तो लाइन ऑफ कोड भी बढ़िया आएगा। एल्स इफ के अंदर लाइन ऑफ कोड भी आपका बढ़िया आएगा। सही बात। स्विच केस के अंदर का लाइन ऑफ कोड भी बढ़ेगा। चलिए बेटा इसकी मुन्नू तीनों के बराबर, मुन्नू इसकी पिक्चर ले, एक के बराबर होगी, सिंगल वैल्यू, केवल सिंगल वैल्यू। मुन्नू इसकी पिक्चर ले। आज दिन कौन सा है? फ्राइडे। तो कंडीशन सिर्फ फ्राइडे की चलेगी। ऐसा नहीं है भाई जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन नहीं। सिंगल वैल्यू स्विच केस सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है किसको? हमेशा सिंगल वैल्यू को। जाफर होगा, अमान नहीं होगा। अब मिसाल भाई मैं कहता हूँ यूजर आया, अब मेरा जाफर अमान है। अब मैं भाई कभी लिख रहा हूँ जाफर, कभी लिख रहा हूँ अमान।
स्विच की सपोर्ट नहीं करेगा। स्विच की करेगा भाई, या तो तुम जाफर से आ जाओ, या तो तुम अमान से आ जाओ, या जाफर अमान से आ जाओ, अलग अलग आईडी से बताओ, एक आईडी चाहिए। इफ एल्स में क्या है, हम लगाते हैं इफ यूजर नेम इक्वल्स टू जाफर और यूजर नेम अमान और यूजर नेम जाफर अमान। स्विच केस में नहीं, स्विच केस क्या बनेगा भाई, अगर जाफर अमान करने ना तो तीन केसेस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। सही है भाई, तो ये सिनेरियो भाई कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ पीछे वाले से तफरिया कर रही है इस रॉ में खास तौर पे। तो ऐसा ना हो कि भाई ये रॉ बाहर गए। भाई स्विच स्टेटमेंट क्लास क्लियर है तक, प्रैक्टिस लाजमी करना भाई। इसकी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती भाई। कंडीशंस की हमारे पास तीन किस्म की कंडीशंस होती है। कितनी किस्म की? तीन। इफ एल्स पढ़ लिया, स्विच केस पढ़ लिया, अब आगे जाके हमारे पास आएगा टर्नरी ऑपरेटर। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर आएगा हमारे पास। वो हमारे पास सेम इफ एल्स की भाई, मतलब इफ एल्स का हमारे पास एक क्या है भाई, शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म हमारे पास। मतलब इफ एल्स के अंदर हमें भाई इफ ब्रैकेट सब लिखना पड़ता है ना, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमें कोई लिखना नहीं पड़ता। कंडीशन लगाई, क्वेश्चन मार्क लगाया, कहानी खत्म। कॉलन लगाया, फॉल्स हो गया, खत्म। ना इफ ना एल्स ना ब्रैकेट ना ये ना फलाना ना ढमकाना कुछ भी। लेकिन उसका भी भाई ड्रॉबैक है, उसका भी क्या है ना, कोई ये ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है भाई? टर्नरी ऑपरेटर रिकमेंडेशन है कि भाई अगर नेस्टेड जा रहे तो भाई 3 ईयर तक जाओगे बस। 3 से ज्यादा जाओगे ना आपको कोड समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज किसका हिस्सा है, कि वो इतना खराब हो जाता है कोड कि आप कर तो लोगे, 1 घंटे बाद आपको भी नहीं पता होगा आपने करा क्या है। तो भाई टर्नरी ऑपरेटर का ये ड्रॉबैक है। जैसे आपने बात की स्विच केस यूज होता है, तो स्विच केस बहुत यूज होता है भाई। मैं खुद पर्सनली बहुत यूज करता हूँ स्विच केस। अच्छी चीज है भाई, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है मुझे। स्विच केस का फायदा ये है कि भाई स्विच केस से मेरा पूरा प्रॉपर मेथड कंडीशन या मेथड बन जाता है मेरे पास। सही है। दूसरी चीज मतलब एक सॉरी फंक्शन बन जाता है, मतलब वही मेथड फंक्शन बन जाता है मेरे पास प्रॉपर। कंडीशन का कोई फंक्शन नहीं बनता मेरे पास, कंडीशन का मेरे पास कोई फंक्शन नहीं आता। कंडीशन में मतलब मुझे बार-बार कंडीशन देनी पड़ती है, एज लेस देन इक्वल टू या एज 18 एज 20 एज 50 मुझे बार देना पड़ता है ना। स्विच केस में क्या फायदा है? चलो गुस्सा दिला क्या है? बहुत चीज़ी ये समझा पैटर्न फंक्शन है, मतलब फायदा इसके अंदर ये कि इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है, पैरामीटर मिल जाता है। पैरामीटर मिल जाता है इसके अंदर नहीं, एक सिंगल बोल रहा हूँ, सिंगल वैल्यू मल्टीपल, बार बार मल्टीपल, सिंगल सिंगल भाई, सिंगल 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 नाम, सिर्फ नाम, एज जेंडर नहीं चेक फिक्स हुआ नंबर होगा इसका, मतलब नाम ही चेक हुआ बस। हाउ टू स्टार्ट दैट, क्या मतलब है? जहाँ एक फाइल यूज होता है वहाँ स्विच यूज होता है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या हमारे पास while लूप और डू लूप पढ़ा लोगों ने? यस सर, कौन सा पढ़ा लोगों फॉर दो और पढ़े, फॉर इन फॉर ऑफ, फॉर लूप, फॉर इन और फॉर ऑफ। ये तीन लूप पढ़ लिया लोगों ने भाई। फॉर लूप ट्रेडिशनल लूप है, फॉर इन ऑब्जेक्ट में चलता है, Object फॉर में ऑफ आपका एरे में चलता है। ये तीन आपने फॉर लूप पढ़े हैं। अब आपको दो और लूप जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं भाई ये while लूप और हम लोगों ने लूप की अभी हमने लूप पढ़ा है, हमने अभी लूप की एग्जीक्यूशन पढ़ी, मैकेनिज्म पढ़ा। लूप किस तरह चलता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यही पढ़ा ना हमने भैया। क्या करें इसका देखो भाई, करेंगे इसको। ये तो ना लंबा पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर हमारे पास कंडीशन होती है, फिर हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, फिर हमारे पास इंक्रीमेंट। और भाई फॉर लूप को देख के ना, अगर कोई जैसे भाई आपको तो भाई चीज चलो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई है, लेकिन अगर कोई नया बंदा हो जिससे भी फॉर लूप, जिसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आ रही है लेकिन फॉर लूप यूज नहीं करा,
और जावास्क्रिप्ट को इतना जानता है कि हाँ भाई जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट क्या होती है भाई, एग्जीक्यूशन होती है। तो हर बंदा फॉल्ट को देख के क्या बोलेगा, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है ब्लॉक ऑफ। हर बंदा ये बात करेगा और करते हैं ये वाली बात, ऐसे नहीं कि नहीं करते। मैंने यूट्यूब पे खुद वीडियो देखी भाई लोगों की जो कह रहे थे इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन हुई, इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ और उसके बाद चला आपका ब्लॉक ऑफ, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपको आई जो ना फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है, लेकिन क्या मिलता है आपको 0 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट और वाई लूप जिसने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा जिसने, उसका जो ना भाई इस बात में ना अकीदा मजबूत हो जाता है आसान अल्फाजों के अंदर। मतलब इस बात पे ना वो क्या लगा देगा भाई, मोहर लगा देगा कि हाँ भाई अब तो भाई कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे। फॉर लूप चलता है किस तरह, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और आखिरी में क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। भाई व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप फॉर लूप की तरह ही है। जैसे भाई ऐसा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप यूज नहीं होते, ट्रेडिशन लूप हमारे पास ये। अगर ट्रेडिशन लूप ये कहते हो कि भाई हमारे पास फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के 3 जो ना लेगेसी है लूप्स के अंदर। कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं उठा लो, सी से लेके भाई आज कोई भी उठा लो लेटेस्ट, सब जगह आपको ये 3 लूप लाजमी मिलने वाले, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। डू व्हाइल लूप तो भाई अपने आप में एक खास बात है, लेकिन इंटरव्यू से पूछा जाता है भाई आपसे, तो आपको आना चाहिए। अब व्हाइल लूप क्या होता है भाई, सबसे पहले भाई आपने लिखा व्हाइल ब्रैकेट और उसके बाद क्या आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन अब इसको भाई करने का ना एक अलग तरीका है, जो कि फॉर लूप की डेफिनेशन है। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करा भाई, इसकी इनिशियलाइजेशन करी, और वो कहाँ करी आपने भाई, फॉर लूप व्हाइल लूप के बाहर करी। अच्छा मैं चाहूँ ना अगर फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन, जैसे भाई मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ ना फॉर लूप की, मैं चाहूँ तो भाई मैं इसको बाहर भी कर सकता हूँ, मतलब बाहर i इक्वल्स टू 1 और मैं सिर्फ क्या पास कर दूँ, i पास कर दूँ, एक ही बात है। मैं चाहूँ तो अंदर करूँ, चाहूँ तो मैं बाहर करूँ, बात क्या है, एक ही है। मैंने क्या करा भाई, बाहर i इक्वल्स टू 1 व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन हो गई, उसके बाद क्या लगाते हम लोग, कंडीशन। व्हाइल लूप से लेकर कंडीशन, कंडीशन में क्या बोली, i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब मेरा लूप चलेगा 5 दफा, मतलब इनिशियलाइजेशन क्या है इसकी 1, कंडीशन क्या है i लेस देन इक्वल टू 5। अब जब जब लूप चलेगा क्या होगा भाई, हमारा i प्रिंट होता रहेगा। तो देखो क्या क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब जब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो जाए तो सबसे लास्ट में, कहां पे सबसे क्या करा आपने, इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं गया रिफ्रेश करा, चल गया लूप कौन से लेके 5 तक। और कैसे चला भाई, इनिशियलाइजेशन हुई i लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल भाई i क्या है आपके पास 1, तो 1 5 से छोटा है, लूप चल गया, क्या चला आपके पास i, इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपके पास लूप चला, तो भाई अब क्या आपके पास i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 5, लूप फिर चला i, इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह भाई हमारे पास जो हमारे लूप की डेफिनेशन है ना, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर वापसी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। कंडीशन फॉल्स, आपका व्हाइल लूप जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ वही बात समझ में आई है, सारे खुद गुजर के बहुत तेजी से। फॉर लूप है, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में कोई फर्क नहीं है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में कोई फर्क नहीं है, 1 रुपए का फर्क नहीं है, 1 रुपये का। सारे यूज केस सेम है। जितने यूज केसेस आप लोगों ने फॉर लूप में पढ़े ना, वो तमाम यूज केसेस हमारे पास कहां पे होते हैं, व्हाइल लूप में। कोई 1 रुपए का फर्क नहीं है, सिंटैक्स का फर्क है बस। फॉर में फॉर होता है, व्हाइल में व्हाइल होता है। फॉर की जगह भाई अपने ही ब्रैकेट के अंदर लेता है, व्हाइल कहता है मात्रा इनिशियलाइजेशन अलग करो, मुझे सिर्फ कंडीशन दो, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कहां करवाओ, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर करवाओ। फॉर डजंट होता है। सही क्लास क्लियर है? यस मैं बोल रहा हूं फॉर होता है ना, व्हाइल यूज होता है, मतलब भी क्लास व्हाइल यूज होता है कि ज्यादा तो क्यों यूज करेंगे सर, बहुत सारे सिनेरियो में लोग करते हैं यूज,
सिंटेक्स शॉर्ट है इसका, यूज कर लो, क्या मसला है? सही है भाई, थोड़ा अलग दिखना है। अलग से मैं तुम में से नहीं हूँ। किधर बड़ी मैं कब मना कर रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सलमान की शादी है बीच में। फॉन्ट यूज करो। अब आ जाओ भाई आखिरी टॉपिक, आज की क्लास के बुक का आखिरी टॉपिक सर आखिरी इस बुक की क्या है भाई? क्लास के भी हो जाए। डू वाइल लूप। जैसा हम लोगों ने भाई फॉर लूप पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट के साथ लेकिन भाई सिंटेक्स अलग। वाइल लूप डू वाइल, मतलब भाई वाइल लूप पढ़ा, यस सर, वाइल लूप और फॉर लूप के जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम, कोई भाई फर्क है ही नहीं। टू कॉपी। सही, मतलब आप क्लास में आओ ना आओ, बात क्या है? एक ही है। इसी तरह वाइल लूप और फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है? एक ही है। फर्क क्या है? सिर्फ सिंटेक्स का। क्या आप नहीं आते तो भाई दिल्ली नहीं होते क्लास में, तो और दिल्ली होते हो, तो ये फर्क है। वाइल लूप और डू वाइल लूप, इसका सिंटेक्स सेम है, इसका सिंटेक्स सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अलग है। अलग है। मतलब डू वाइल लूप कॉन्सेप्ट के अंदर वाइल लूप से भी अलग है और फॉर लूप से भी अलग है। मतलब डू वाइल लूप अपने आप में एक अलग ही लूप है। देखो भाई, अब डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आप लिखते हो डू, क्या लिखते हो? डू ब्रैकेट, कौन से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद क्या लिखते हो? वाइल। मतलब अब यहाँ पे भाई लूप की डेफिनेशन चेंज हो गई। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, अब कंडीशन नहीं, अब क्या है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी वर्ड्स पाए जाए। तो भाई डू वाइल लूप का बेसिकली सिनेरियो क्या होता है? डू वाइल लूप आपके पास फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो या ट्रू हो, चलेगा लास्ट में। मतलब फॉर लूप का क्या सीन है? अगर ट्रू होगा तो ही चलेगा ना फर्स्ट टाइम भी, वरना नहीं चलेगा। वाइल लूप का भी क्या है? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही वाइल लूप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। डू वाइल का क्या है? आपने बोला वर i इक्वल्स टू 10, मैंने बोला कंडीशन क्या? i इक्वल्स टू 0। क्या हमारे पास i 0 के बराबर है? नहीं, नहीं है। अगर मैं डू के अंदर अपने स्टेटमेंट पास करूं भाई लूप और i प्लस प्लस, अब देखो मैं इसको चलाऊंगा ना क्लास लूप को, एक दफा लास्ट भी चलेगा, कंडीशन बाद में चेक होगी। मतलब फॉल्स होने के बाद भी हमारे पास लूप लास्ट भी चलेगा। लेकिन एक बात, सही है भाई, लेकिन एक दफा। सही है, मतलब आप ये कह दो कि भाई जब भी आप लोग डू वाइल लूप यूज करोगे ना, तो आपकी कंडीशन फॉल्स होने से पहले, सॉरी कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर भी आपका लूप एक दफा लास्ट भी चलेगा। क्यों? उसके बाद भी। क्योंकि भाई डू वाइल लूप का सिनेरियो ये है कि इनिशियलाइजेशन के बाद वो डायरेक्ट इसको चलाता है भाई, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चलाता है और फिर बाद में कंडीशन चेक करता है। तो इस वजह से भाई सबसे पहले आपके पास डू चल जाता है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। तो इस वजह से भाई आपका डू वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक दफा लास्ट भी चलाएगा। और वाइल लूप और फॉर लूप का सीन है भाई, कंडीशन फॉल्स है तो चलेगा ही नहीं। सही ना क्लास? तो भाई ये हमारे पास डिफरेंशिएट है भाई वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर। उम्मीद करता हूँ वही बात आपको समझ में आई होगी। डू वाइल लूप का भाई कॉन्सेप्ट क्या है? हम डू वाइल लूप कुछ ऐसे सिनेरियो में चला रहे होते हैं जब हमें भाई एक दफा लूप चलाना ही चलाना, मतलब एक दफा लूप चलाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे लूप को फर्दर चलाना है या नहीं चलाना। बात में नहीं है, मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि भाई हमें लूप चलाना है लूप की बेस के ऊपर ही, मतलब जब लूप एक दफा चलेगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई लूप को चलाना है या आगे नहीं चलाना, तो हम लोग डू वाइल लूप यूज करते होते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉल्स, अगर लूप चलाना है तो हम कंडीशन चेंज करेंगे, बस पूरा हावी जानी चलते हैं। अब सवाल जरूर दी हाँ, तो फिर ये सिनेरियो ना, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन इनिशियलाइजेशन है, स्टेटमेंट है, उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद क्या कंडीशन आती है। मतलब इसके अंदर ब्लॉक वाला स्टेटमेंट ना कि बस वो पहले चलेगा, ब्लॉक वाला स्टेटमेंट है वो पहले चलेगा, कंडीशन सबसे लास्ट में चलेगी। डू वाइल अभी तो बताया मैंने भाई, ऐसे सिनेरियोज होते हैं हमारे पास, कुछ सिनेरियोज आ जाते हैं, आते तो वैसे ये भी नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। जैसे मेरे पास एक सिनेरियो आया था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो सिनेरियो ये था
कि फर्स्ट टाइम जब मेरा लूप चलेगा उसके बाद मुझे डिसाइड करने के भाई मेरा लूप चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। सर मतलब फर्स्ट टाइम मुझे फॉल्स पे ही चलाना है कल, सही है। फर्स्ट टाइम मुझे अपना लूप फॉल्स पे ही चलाना है। तो इस टाइप के अंदर इस लैंग्वेज हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं, सही भाई। कि आपको लगे कि यार लूप चलेगा नहीं चलेगा नहीं, एक दफा चल जाना चाहिए तो डू व्हाइल लूप। बाकी सिनेरियो तो भैया लोग मास्टर चैट जीपीटी कर देंगे। वो के बराबर नहीं होता तो वो क्या करेगा, बार बार उससे पासवर्ड पूछता रहेगा। अजीब सी है कोई एटीएम मशीन। सर एक इसका कोई एग्जांपल दे जरा गाली में। हाँ ये 3 दफा में भाई कार्ड फंस जाता है। पहले ये वीडियो है कह रहे हैं चैट उदाहरण जीपीटी जहर। मतलब भाई आप डे 1 से मतलब ये वाली बात कहते हुए आ रहे हैं कि भाई हम पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट, हम पढ़ेंगे भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट, हम पढ़ेंगे क्या भाई एडवांस ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है क्या, क्या कोई अलग सी जावास्क्रिप्ट है? तो इसका जवाब है नहीं। यही है। जो जावास्क्रिप्ट हमने अभी पढ़ी है ये भी वही जावास्क्रिप्ट है जो हम आने वाली पढ़ेंगे। मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट, ये भी वही जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे भाई जो हम अभी तक पढ़ते रहे हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट बेसिकली भाई बस एक प्रैक्टिस बन रही है हमारी बोलने की। मार्केट के अंदर जो है प्रैक्टिस हो गई कि यार एडवांस जावास्क्रिप्ट को लगा दे दो, वरना इसका नाम एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं है भाई, इसका नाम है हमारे पास ES6। क्या नाम है? अब एक मिनट रुक जाओ, सही भाई इसका नाम क्या हमारे पास है? कोई सवाल हो लिख लो, जब मैं बोलूँ कि सवाल है जब करना सवाल। अच्छा है, मतलब बीच में टोकते रहोगे ना फ्लो खराब होता रहेगा। तो भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट जो टॉपिक है ना हमारे पास, एडवांस जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक आप ये कह दो कि भाई मार्केट में ना मिथ बन गई है, या मिथ कह दो, आप ये कह दो कि बस मार्केट में लोगों के मुंह पर एक लव आ गया क्या भाई एडवांस का, कि भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट। अभी तो हमने पढ़ी वो बेसिक जावास्क्रिप्ट, अरे भाई बेसिक और एडवांस में डिफरेंशिएट तो करो कि कौन से टॉपिक्स को आप बेसिक बोलोगे, कौन से टॉपिक्स को आप एडवांस बोलोगे, या क्या सिनेरियो है। भाई सिनेरियो इस तरीके से है, मैं आपको समझा दूं डिटेल के अंदर। भाई जावास्क्रिप्ट आई थी आपके पास 99 में या 97 के अंदर, सही भाई। अगर मैं जाऊं जावास्क्रिप्ट नहीं भाई टूटा मुझे दिखा रहा है। फाउंडर पाकिस्तान में तो पता है यार जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट बनाई किसने थी भाई? ब्रेंडन ने बनाई थी। और जावास्क्रिप्ट बनाई किस साल में थी? 1961 में तो वो बंदा पैदा हुआ था भाई, वो पैदा हुआ 1961 में तो, सही है। 4 जुलाई 1961 में तो वो पैदा हुआ था, वो पैदा होते ही जावास्क्रिप्ट बना दी। 1995 भी नहीं है भाई, वो पूरा पढ़ो तो तुम लोग क्या क्या लिखा हुआ है, CEO एंड co-founder of Brave in 1995 ये भी I हमारे भाई created JavaScript programming in 10 days। सही है, ये रहा 95। अच्छा ये बिल्कुल सही बात है कि जावास्क्रिप्ट कितने दिनों में बनी थी? 10 दिनों में बनी थी जावास्क्रिप्ट। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा। 10 दिनों में जावास्क्रिप्ट बनाई थी भाई इन चाचा ने, कहाँ चले गए भाई? ब्रेंडन लीच ने बनाई जावास्क्रिप्ट, सही भाई चाचा ब्रेंडन 95 के अंदर। अच्छा वो जावास्क्रिप्ट बनाई क्यों थी? जावास्क्रिप्ट इसलिए बनाई थी कि भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया मार्केट के अंदर वेबसाइट्स का। इसका कॉन्सेप्ट आया वेबसाइट्स का, मतलब वेबसाइट का कॉन्सेप्ट भी भाई कुछ इस तरीके से आया कि यार हर एक चीज जो ना हमारे पास कहती भाई पेपर पे थी। मतलब आपको न्यूज़पेपर, मैं आपको बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ। न्यूज़पेपर होते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे भाई। न्यूज़पेपर क्या होते थे भाई? घर पर आते थे कागज के पन्ने में भाई सारी न्यूज़ खबरें लिखी होती थी, आपने पढ़ी करी और कहानी खत्म। अब सपोज करो भाई आप जो है वो कहीं ट्रैवलिंग पर, आपके पास एक कोई छोटा मोबाइल है या कोई इंटरनेट है, कोई डेस्कटॉप है, कोई लैपटॉप शैपटॉप है, आपको न्यूज़ पढ़नी है। आप कहते हैं यार मैं अपना कंप्यूटर खोलूँ, उसमें कोई मेरे पास कोई सा टूल हो, उस टूल को खोलूँ, एप्लीकेशन उसको खोलूँ और मैं न्यूज़पेपर को सर्च करूँ, न्यूज़पेपर मेरे पास सामने प्रिंट होता हुआ नजर आ जाए। मतलब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया भाई वेब का,
इसमें कौन सा है हमारे पास बैक। क्या भाई काम करते हैं भाई हम लोग ना कुछ कंटेंट बनाते हैं, कुछ पेजेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं कुछ पेजेस, लेकिन वो पेजेस हमारे पास न्यूज़पेपर के नहीं होंगे, बल्कि वो हमारे पास पेजेस होंगे वेब पेजेस। मतलब हम पेज बनाएंगे भाई कागज पे नहीं, हम बनाएंगे पेज किसके ऊपर, वेब के ऊपर। वेब का मतलब क्या, हमारी वेबसाइट के ऊपर। कि भाई आपके पास सिंपल एक डेस्कटॉप हो, कोई भी मतलब आपका सिंपल एक ब्राउजर हो, उस ब्राउजर पे आप गए, आपने लिखा भाई सपोज करो भाई मतलब कौन से भाई जंग न्यूज़ से कौन सा कोई भी न्यूज़पेपर आपने लिखा, वो पूरा न्यूज़पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो इस टाइप की ना वेबसाइट बनना स्टार्ट हुई कि लोगों ने क्या करा भाई, मैं न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल सही नहीं है आपको समझाने के लिए कि न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट क्या मैं समझाता हूँ कि भाई लोगों ने क्या करा, मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर लेकर आना है, तो इंटरनेट के ऊपर लेकर आने के लिए क्या करूँगा, उसकी वेबसाइट बना दूंगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, जब वो इंटरनेट के ऊपर आएगा तो सिर्फ एज अ यूजर मैं उसको रीड कर सकता हूँ बस। क्या करता हूँ सिंपल उसको। अब न्यूज़पेपर की मिसाल मैंने क्यों दी भाई, न्यूज़पेपर जो होता है आपके जो घर पे आते हैं न्यूज़पेपर, उसको क्या कर सकते हो आप, सिर्फ रीड कर सकते हो भाई। उस पर गालियाँ देनी है, उसको बुरा भला कहना है, उसकी तारीफ करनी है, जो भी है फीडबैक, आप उस न्यूज़पेपर को फीडबैक नहीं दे सकते। भाई न्यूज़पेपर की क्वालिटी खराब थी, ये न्यूज़पेपर में भाई गलत न्यूज़ आ गई, आप कोई फीडबैक नहीं सकते। हो सकता है भाई मिसाल के तौर पे बंदा न्यूज़ पढ़ा है, उस बंदे की मौत दिखी हुई वहाँ पे, और बंदा न्यूज़ वाला बोलेगा भाई मैं जिंदा हूँ, क्या हो गया, जो सुना वीडियो होता है ना आजकल, वो बंदा मर गया, बाद में कमेंट आया भाई मैं तो जिंदा हूँ, क्या हो गया जानी, मैं तो जिंदा हूँ। तो न्यूज़पेपर में भाई अगर कोई फेक न्यूज़ आ भी गई और जिसके अगेंस्ट फेक न्यूज़ है, वो अपना कोई फीडबैक शेयर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक कंटेंट है सारा, वो सिर्फ रीड ऑनली है। ऐसे ही है ना भाई, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो वेबसाइट जो स्टार्टिंग में आती है ना भाई, वो हमारे पास आती है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंटेंट। आज भी पता नहीं वो वेबसाइट लाइव है, मुझे उसका यूआरएल याद नहीं रहता भाई, कभी भी बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन याद नहीं रहता मुझे। आप लोग कभी भाई लेकर आना उसका नाम और यूआरएल क्या करके, अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहेगा, पूरी वेबसाइट का यूआरएल लेकर आओ, लिख पड़ेगा इसको। विकिपीडिया देखे आप लोगों ने, विकिपीडिया अब जाके अपडेट हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन विकिपीडिया अभी भी आप लोग यूज करो ना, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है भाई स्टडी वेबसाइट की। आप विकिपीडिया में जाओ, जो भी न्यूज होगी विकिपीडिया पे आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ना लाइक ना कमेंट ना शेयर, कुछ भी नहीं कर सकता। विकिपीडिया क्या है, बस एक बुक है आपके पास ऑनलाइन, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। विकिपीडिया स्टडी वेबसाइट की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। अब जाके अपडेट हुई है बहुत ज्यादा विकिपीडिया, लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उस टाइम विकिपीडिया बिल्कुल फारिग था। अच्छा भाई, अब वेबसाइट का दौर आया, वेब एप्लीकेशन का दौर आया, वेब एप्लीकेशन जो बहुत दूरी वाली वेबसाइट का दौर आया। अब वेबसाइट में क्या हुआ भाई, यूजर जो है ब्राउजर के ऊपर कोई भी वेबसाइट, जैसे भाई पेप्सी की वेबसाइट देखेगा, सिर्फ वेबसाइट देख सकता है, अपना कोई फीडबैक नहीं कर सकता, अपना कोई लाइक नहीं कर सकता, अपना कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल इस तरह एक और आखिरी एग्जाम्पल, एक बंदा आया उसने ब्लॉग लिखा और ब्लॉग के अगर उसे पब्लिश कर दिया, आपको उसको तारीफ करनी है, आपको उसको भाई कोई भी बात कहनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेब पेज है ना, जो हमारा ब्राउजर है, वो क्या है, उसका बिहेवियर स्टैटिक ब्राउजर है, उसका स्टैटिक बिहेवियर है, वो डायनेमिक नहीं है। 95 के अंदर भाई ब्रैडन ईच को यार ख्याल आया कि यार ये तो बहुत बैड सीन है कि भाई हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वेबसाइट हमारे ब्राउजर के अंदर सिर्फ एचटीएमएल जाती है, मार्कअप लैंग्वेज हमारा ब्राउजर मार्कअप लैंग्वेज को लेता है और एक वेब पेज बना के दे देता है। क्यों ना इसमें कोई यार डायनेमिक चीज होनी चाहिए, मतलब कि भाई कोई बंदा आए, कोई लाइक कर दे, कोई कमेंट कर दे, या कोई मतलब इस पर डायनेमिक यूआई होनी चाहिए। बार बार अगर भाई मुझे कोई ब्लॉग चेंज करना है तो मुझे बार बार जाके वेबसाइट को भाई कोड करना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है, एचटीएमएल लिखनी पड़ती है बार बार। तो कोई ना कोई डायनेमिक चीज हो यार, आसानी हो जाए। तो भाई ब्रेडन एच को 95 के अंदर भाई ख्याल आया कि नेट कैप के अंदर वही होते थे, फाउंडर थे, वो फाउंडर थे, जो भी थे एक्सपर्ट। तो भाई उनको ख्याल आ गया कि इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो कि चले कहाँ पे, ब्राउजर के अंदर। कहाँ चले, जो कि ब्राउजर के अंदर चले। क्योंकि अभी तक जितने भी लैंग्वेजेस है ना हमारे पास, सी हो गई, सी शार्प हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी हमारे पास, वो कोई भी ब्राउजर सपोर्टेड नहीं थी, वो कोई भी ब्राउजर सपोर्टेड, वो चलती थी टर्मिनल के ऊपर, एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। इसमें चलती थी ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल एक ही बात है, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर चलती थी वो। मतलब उसको चलाने के लिए आपको कोई ना कोई भाई टर्मिनल चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी सी पढ़ी हो तो सी चलाने के लिए भाई आपको ना वो चाहिए था टर्बो सी प्लस प्लस करके, इस मतलब आपको कंपाइलर्स डाउनलोड करने पड़ते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाने के लिए। माजरत टर्मिनल भी बहुत आगे जाके आया भाई, पहले हमारे पास होते थे क्या, हमें कंपाइलर इंस्टॉल करने पड़ते थे। मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम सी पढ़ने की कोशिश की ना, मुझसे उसका कंपाइलर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, मैंने प्रोग्रामिंग छोड़ दी, बोला भाई भगाओ उसको।
फिर भाई कर करा के मुझे थोड़ा वापस शौक उठा, मैंने चलो यार करते हैं। मैंने कंपाइलर इंस्टॉल किया सबसे पहले डेफ सी प्लस प्लस या डेफ प्लस प्लस करके, डेफ सी प्लस प्लस था, डेफ प्लस प्लस था कुछ, ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती थी उसकी, वो आता था, बड़ा फारिग था। मैंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर बनाया थी, देखी यूट्यूब की वीडियो, और वो एक बंदा था यूट्यूब के, वो मोबाइल के ना वो करता था, मोबाइल की उन्हें तो यार क्या कहते हैं जो वीडियोस बनाते हैं मोबाइल वगैरह की, शॉर्ट्स वगैरह जो वीडियोस बनाते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकेशन है ये वो, तो उस बंदे ने वीडियो डाली थी, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर कैसे बनता है सी से। मैंने उसकी वीडियो देखी, अब देख रहे हो नॉन टेक बंदे से मैंने सी सीखी, मतलब वो टेक्निकल बंदा है ही नहीं वो, उसने वीडियो पे पोस्ट डाली थी, अभी मैं नेपाल का बंदा है वो, तो उसने नेक्स्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, थापा तो टेक्निकल बंदा है यार, थापा नहीं, एक और है उसका भी चैनल मुझे याद है, आपको बताऊंगा, मैंने उसको फॉलो किया, आज तक मेरे पास वो है। मैंने फर्स्ट टाइम उसकी वीडियो देखी थी प्रोग्रामिंग की, सी की, उसने कैलकुलेटर बना के दिखाया था, मैंने एग्जैक्ट छाप दिया, और छापने के बाद तो आपका भाई फुल खतरनाक चल रहा था। एक कसम वो घर में लेकर आया था, जानी ये देख तेरा रहने वाला है, वो फुल हैकर वाला फील होता था, क्लिक करता था, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी, हैंग हो जाता था वहाँ पे। अब देखिए उसको नंबर मांगेगा, नंबर डाल प्लस डाल, नंबर डाल, ये देख कैलकुलेट हो गया। तो ये भाई होता था हमारे साथ। तो भाई उस बंदे ने क्या करा, उसने बोला यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाहर चली, क्यों ना ब्राउजर में चलाएं इसको हम लोग, तो सही है भाई ब्राउजर में चलाते हैं इसको भाई। तो उसने भाई सोचा कि चलो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, और कौन सी बनाते हैं भाई, नाम की कहानी है पूरी बताते हैं आपको कहानी नाम की। उसने बोला भाई ब्राउजर को करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग बनाई, तो भाई लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज बन गई, सही है, लैंग्वेज बनाई इसने सी प्लस प्लस के ऊपर, किसके ऊपर बनाई इसमें, सी प्लस मतलब प्लस इसमें सी प्लस प्लस उठाई उस टाइम की भाई सबसे मतलब ज्यादा मतलब ये कहते यूज होने वाली एक लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस, सही, लेकिन सबसे टॉप पे नहीं थी ये। उस टाइम सबसे टॉप पे कौन सी थी वो बताता हूँ मैं आपको। उस टाइम पे भाई उसने क्या करा, सी प्लस प्लस उठाई, सी प्लस प्लस क्यों उठाई उसकी वजह सुन लो। सी प्लस प्लस है लो लेवल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर से बात करती है, जो डायरेक्ट क्या होती है कंप्यूटर से बात करती है, क्लोज टू कंप्यूटर होती है, और लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर भी कोई लैंग्वेज हम लोग बना सकते हैं, मतलब लो लेवल डायरेक्ट बनती है बाइनरी के ऊपर, इसको बनती डायरेक्ट जो भी समझो भाई, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा था बिहाइंड द सीन, थोड़ा डीप में नहीं जा रहा भाई, मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं है, सही है भाई, मुझे खुद बहुत सारी कम चीजें आती है, मैं ज्यादा मुझे सीधी भी नहीं है, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत, बाकी मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ। तो भाई हमने क्या करा भाई, सिंपल लो लेवल लैंग्वेज उठाई सी प्लस प्लस, उसके ऊपर एक रैपर बनाया। अब वो रैपर क्या बना भाई, बना कुछ और था, मैं आपको रैपर का वर्ड दे रहा हूँ, उसके बाद रैपर बनाया, एक लैंग्वेज बन गई, उस लैंग्वेज का काम किया भाई, वो चलेगी ब्राउजर के ऊपर है, मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, ब्राउजर के ऊपर चलेगी, ब्राउजर पर चलेगी, ब्राउजर को करेगी डायनेमिक, क्या करेगी ब्राउजर को डायनेमिक कर देगी, ठीक है भाई, लैंग्वेज बन गई। अब नाम क्या रखे भाई इसका, स्टार्टिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट का नाम था ना वो कुछ और था, मुझे सही याद नहीं आ रहा, ओल्ड नेम पर जावास्क्रिप्ट का, तो मैंने पास्कल कर दिया, तो क्या था, अगर मैं जीपीटी कर लूं, मैं आऊं जीपीटी पे, मोचा, तो भाई जावास्क्रिप्ट का नाम क्या था, मोचा। अच्छा मुझे इससे कंफर्म नहीं था, मैं फंसा था कॉफी स्क्रिप्ट के अंदर, एक मोचा स्क्रिप्ट था, कॉफी स्क्रिप्ट करके भी है, तो मेरे ध्यान में दो चीजें चली थी, और मोचा में इसलिए नहीं कह रहा था भाई, एक और चीज, मोचा ने टेस्ट केसेस का एक फ्रेमवर्क है, चाय मोचा के नाम से, एक चाय मोचा के नाम से टेस्ट